तो आज के लेक्चर में बात करूंगा जो पीजीटी फिजिक्स 2020 के अंदर में आपके क्वेश्चंस आए हुए थे एस्टेट के अंदर में, उनको आगे फॉरवर्ड करते हुए चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 91 से 98 तक के सॉल्यूशंस मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर चुका हूं, जो हमारा पार्ट 1 के अंदर में मैंने अपलोड भी कर चुका है और आप लोगों ने देख भी लिया होगा। और देखने के बाद में आपको एक सोचने का दायरा बढ़ा होगा कि हमें किस तरह से अपने क्वेश्चन की अप्रोच करनी है। यानी कि जब भी आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं तो आपका मेन फोकस ये होना चाहिए कि स्टेटमेंट को बहुत अच्छे से पढ़े। आप लेंथी स्टेटमेंट होती है तो लेंथी स्टेटमेंट देख के आप छोड़ देते क्वेश्चन को, यही हमारी सबसे बड़ी गलती हो जाती है हमारे सिलेक्शन हमें दूर ले जाने के लिए। तो क्वेश्चन को रीड आउट करो, स्टेप बाय स्टेप क्या बोल रहे हैं उन चीजों को पढ़ते चलो, और फिर हमारे उसके क्वेश्चन का एक जो फ्रेम होता है ना, एक ब्लूप्रिंट होता है, वो स्टेज वो वहां पर आप उसका डिजाइन करो। जरूरी नहीं है कि यार 60 के 60 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं, अगर 40 से 45 क्वेश्चन भी आप कर लोगे तो आप सिलेक्शन के बहुत पास पहुंच जाते हैं उससे। चलिए अब बात करूं मैं क्वेश्चन नंबर 91 को लेकर। क्वेश्चन नंबर 91 मैग्नेटिक फील्ड से लिया गया है, और ये मैंने अपनी थ्योरेटिकल पोर्शन के अंदर में जो कोर्स मैंने आप लोगों को दिया था उसके अंदर में सारा बहुत अच्छे से उसके अंदर में करवाया हुआ भी है। चलो यहां पर सोल्व करते हैं इसको। कंडक्टिंग वायर है मेरे पास में, बेंड किया गया उसको रेगुलर पॉलीगन ऑफ एन साइड के अंदर में। अब ये कह रहा है कि एक रेगुलर पॉलीगन है, पॉलीगन के अंदर में कितनी भी साइड हो सकती है, 4 हो सकती है, 6 हो सकती है, 8 हो सकती है, कितनी भी साइड हो सकती है हमें नहीं पता, लेकिन उसने कंडीशन यहां पर दे दी है, ऑल द वर्टिसेस ऑफ द पॉलीगन आर सिचुएटेड एट द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्किल ऑफ रेडियस ए। यानी कि एक सर्किल है उसके सर्कमफ्रेंस पर ये मेरे पास में लाई कर रहे हैं। अब देखो क्या होगा मेरे पास में, ये कुछ इस तरह का एक मेरे पास में सर्किल है। जो क्वेश्चन की अप्रोच है, क्वेश्चन जो बता रहा है उसी को मैं यहाँ पर लिखता हुआ चल रहा हूँ। यहाँ पर कह रहा है कि यहाँ जितनी भी मतलब जो भी पॉलीगन बनी है उसके सारे वर्टिसेस कहाँ पर लाई कर रहे हैं भाई, वो इस सर्कल के सर्कमफ्रेंस पर लाई कर रहे हैं। कितनी भी साइड हो सकती है, मैंने अपना यहाँ पर करने के लिए इसको 1 2 3 4 5 साइड के अंदर में कर लिया, एन साइड्स मेरे पास में है। अच्छा, ये कहीं इसका सेंटर होगा, और यहां पर इन्होंने कहा है कि सेंटर से और इसके सर्कमफ्रेंस की दूरी यानी कि जो रेडियस है वो मेरे पास में दिया गया आर, ये आर है, और यहां पर आप पॉइंट लोगे तो ये भी मेरे पास में आर ही होगा, क्योंकि इसका क्या हो गया, रेडियस हो गया उस पर्टिकुलर सर्किल का। अच्छा, अब यहां पर कह रहा है कि जो मेरे पास में जो ये रेडियस है जिसको यहां पर इसने दिया ए वैल्यू दी है, हम इसको आर ना लिख के ए लिखेंगे ताकि कंफ्यूजन ना हो। ये मेरे पास में ए की इसकी रेडियस दे दी गई है। इफ द करंट थ्रू द वायर इज आई, ये वायर जो है इससे करंट आई फ्लो करवा रहा है ये। द मैग्नेटिक इंडक्शन एट द सेंटर ऑफ द सर्किल इज गिवन बाई। अब ये पूछ रहा है कि ये पूरी पॉलीगन के कारण में, ये पूरी पॉलीगन के कारण में यहां पर कितना मैग्नेटिक फील्ड का इंडक्शन होगा। अब आप अगर आपको ध्यान हो तो मैंने एक स्ट्रेट वायर जो वायर था उसके कारण में मैग्नेटिक फील्ड किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर में यानी कि पी पॉइंट की दूरी पर बन रहा है, तो उसका फॉर्मूला आप लोग को बताया था कि अगर ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है जिसको मैं आर से रिप्रेजेंट करता हूं, और यहां पर ये जो रेडियस है यानी कि ए और ये साइड जो मेरे पास में ए दी गई है, तो यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर इसकी वैल्यू निकालने का फॉर्मूला मेरे पास में होता था क्या, म्यू नॉट 4 पाई करंट आई होता है, और यहां पर आप लोगों ने देखा था 2 साइन थीटा डिवाइडेड बाई आर। ये फॉर्मूला आप लोगों को बहुत अच्छे से वहां पर मैंने समझाया था। अच्छा, अब देखो इसमें क्या क्या मेरे को अप्रोच होनी चाहिए। अगर मुझे ये पता लग जाए कि कितना थीटा है यानी कि नंबर ऑफ साइड्स मुझे पता लग जाए, तो यानी मैं यहां पर क्या कर सकता हूं, इसको थीटा एंगल को मैं इजीली निकाल पाऊंगा। लेकिन यहां पर ये नहीं दिया, इसने सिर्फ एक आंसर दिया है, क्योंकि हमारा आंसर में भी हमें एन यूज किया है, तो हमें फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है कि कितनी मेरे पास में साइड है। तो मैं इसकी साइड्स को एन ही रखूंगा अपने डेटा को यहीं पर इसको सोल्व करने के लिए। मैं इसको ज्यादा इसके ऊपर में काम नहीं करूंगा कितनी मेरे पास में साइड है। लेकिन अगर मुझे ये पता लग जाता है इससे कि भाई मेरा थीटा कितना रहेगा, तो थीटा को मैं अप्रोच करना जरूर चाहूंगा इसके अंदर में। तो यहां पर क्या करूंगा, मैं एक वायर बना लिया, मान लो इस वायर को मैं कट करके लिया है, ए बी वायर है, इसको बाहर निकाला, इस वायर को बाहर निकाला, और यहां पर इसकी पोजीशन मैंने बना दी कि इस पॉइंट पर मैं निकालना चाह रहा हूं। तो ये एंगल यहां पर थीटा बना रहा होगा, और ये एंगल भी कितना बना रहा होगा, थीटा बना रहा होगा। यानी कि यहां पर मेरे पास में जो थीटा थीटा एंगल हो गए, तो हमें रेगुलर पॉलीगन का एक फॉर्मूला पता है कि जो भी मेरे पास में 2 थीटा होगा, यानी कि ये जो एंगल बनेगा, टोटल जो एंगल बनेगा दिस वन 2 थीटा, दैट विल बी इक्वल टू 2 पाई बाई एन। ये नंबर ऑफ साइड से हम इसको डिवाइड कर देते हैं, मेरे पास में थीटा की वैल्यू आ जाती है। लेकिन मुझे क्या चाहिए, मुझे यहां पर थीटा चाहिए, 2 थीटा चाहिए, यहां पर आप लोगों को चाहिए थीटा, तो थीटा की वैल्यू यहां पर आ जाएगी पाई बाई एन। चलो जी, ये कहानी भी हो गई किसकी फॉर्म में, जो एन की फॉर्म थी, जो एन यहां पर दिया गया था क्वेश्चन के अंदर में। हर डेटा का अपना इंपॉर्टेंस होता है, जो भी क्वेश्चन आपको दिया गया, तो एन मैंने यहां से फाइंड आउट कर लिया, इसके अंदर में एन की फॉर्म के अंदर में मैंने थीटा को फाइंड आउट कर लिया। अब कुछ नहीं बचा इस क्वेश्चन के अंदर में, बस थोड़ा सा एक दिमाग और लगाओ कि भाई मेरे पास में एन साइड है, अगर एक जो मेरे पास में मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, सॉरी एक मेरे पास में जो वायर है वो इतना मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है, तो हर वायर अपने आप में एक मैग्नेटिक फील्ड बना रहा होगा, और सारे के सारे कहां पर उसके पास में भेज रहे होंगे, उसके सेंटर के ऊपर में अप्लाई कर रहे होंगे। यानी मैं ये निकाल लूं कि टोटल मेरे पास में मैग्नेटिक फील्ड जो है वो हर एक का, अगर मैं हर एक का मैं मान लेता हूं B1 है,
तो सबका अगर मैं सम अप कर दूं B1, क्योंकि सब यूनिफॉर्म है, उसके अंदर में पॉलीगन जो होगा मेरे पास में सभी की साइड क्या होंगी, इक्वल होंगी और इक्वल ही मैग्नेटिक फील्ड वहां पर बनाएंगी। अगर मैं ये फाइंड आउट कर लेता हूं B1 यानी कि AB वायर के अंदर मैं फाइंड आउट कर लूं, तो ये वायर, दूसरा वायर, तीसरा वायर, चौथा वायर, 5 वायर, कितने भी वायर हो सबका मैं जितनी साइड्स दी गई हैं उससे मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास में कंबाइंड मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा। तो अभी इसी चीज को अप्रोच करते हैं और कैसे इसको सोल्व करेंगे, चलो देखते हैं। तो B1 मैं निकाल लेता हूं, B1 दैट विल बी इक्वल टू किसके कारण में, AB के कारण में बात कर रहा हूं मैं, दैट कैन बी रिटन एज म्यू नॉट डिवाइडेड बाई 4 पाई इंटू में आई उसके अंदर से करंट मेरे को दिया गया है 2 साइन, और थीटा कितना निकाला हमने, थीटा निकाला है पाई बाई एन, तो ये आ गया मेरे पास में पाई बाई एन, और नीचे मेरे पास में रेडियस। अब ये आर क्या होता है, आर होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो यहां पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस मेरे पास में क्या हो गई है, दिस वन, ये मेरे पास में आर है, और यहां पर मेरे पास में इसको मैंने आर लिख दिया। अब आर की वैल्यू मेरे को नहीं पता भाई कितनी दूरी पर मेरे पास में सेंटर है, कहां से, वायर से, लेकिन मुझे ये जरूर पता है कि भाई जो मेरे पास में रेडियस है इस सर्किल का, इसकी वैल्यू मेरे पास में a है, यानी कि ये मेरे पास में a दिया हुआ है, तो मैं इसका यूज करते हुए r को a की फॉर्म में लिखना चाहता हूं। तो कैसे लिखेंगे इसको, आपको थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री आनी चाहिए इसके लिए, कि ये मेरे पास में अगर r है, ये मेरे पास में एंगल थीटा है और ये a है, सो दिस कैन बी रिटन एज r a cos थीटा। कोस थीटा वाला फॉर्मूला मैंने इसके अंदर में लगाया, तो कोस थीटा के अंदर में बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज अगर हम इसका कर लेते हैं तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज मेरे पास में आएगा, तो हाइपोटेन्यूज a हो गया और बेस मेरे पास में r था, तो उसको मैं दूसरी साइड में लेके जाऊंगा तो मेरे पास में जाएगा a cos थीटा। यानी कि मैंने अपनी सारी कैलकुलेशन जो मेरे को क्वेश्चन के अंदर में गिवन था उसी के अंदर मैंने इसकी अप्रोच को यूज कर लिया। तो दिस कैन बी रिटन एज म्यू नॉट 4 पाई इंटू में i 2 साइन पाई बाई एन हो गया। अच्छा, अब ये थीटा क्या था मेरे पास में, थीटा तो एंगल है ना जो वहां पर सबटेंड हो रहा है, तो थीटा को भी यहां पर मेरे को रिप्लेस करना पड़ेगा। दिस थीटा कैन बी रिटन एज पाई बाई एन, तो यहां से आपको मिलेगा 2, यहां पर आ जाएगा आपके पास में a cos पाई बाई एन आपके पास में आ गया। तो यहां से आप देखोगे कि जो मेरे पास में रिजल्ट निकल के आएगा दैट कैन बी रिटन एज म्यू नॉट, 2 से 2 कैंसिल हो गया, दिस कैन बी 2 पाई, और a मेरे पास में है, ये a यहां पर आ गया, और ये जो फॉर्मूला है ये जो बचेगा मेरे पास में साइन पाई बाई एन और कोस पाई बाई एन, ये यहां पर क्या बच जाएगा, दैट कैन बी रिटन एज टेंजेंट पाई बाई a। तो यहां पर देखो भाई कौन सा आपका ऑप्शन है इसके अंदर में, तो यहां पर आपको दिख रहा होगा दिस इज ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्या है मेरे पास में, म्यू नॉट एन आई क्यों यूज किया भाई मैंने, ये मैंने एक का निकाला है ना, तो मुझे तो n से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, हर साइड से मल्टीप्लाई करेगा, सो दिस कैन बी रिटन एज n। आई कहां पर मिस हो गया, आई मिस हो गया भाई, ये आई था, ये आई भी मेरे पास में इसके साथ में लिखना पड़ेगा। म्यू नॉट एन आई डिवाइडेड बाई 2 पाई है, बिल्कुल यही है, और टेंजेंट n बाई पाई बिल्कुल यही आ गया आपके पास में। तो यही आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 99। बस अप्रोच आपको ये समझ में आनी चाहिए थी कि मेरे पास में पॉलीगन है और पॉलीगन के अंदर में मुझे जो भी गिवन डेटा है उसकी फॉर्म के अंदर में मेरे सारी कैलकुलेशन होनी चाहिए। तो गिवन डेटा मेरे पास में n था और a था, बस इन दोनों का यूज करते हुए आपने देख लो पूरा क्वेश्चन अपना उसी फॉर्म के अंदर में डेवलप कर लिया। तो यही सोच आप लोगों को डेवलप करनी है अपने एग्जाम के अंदर में। ये क्विक फास्ट जो आपको कितनी जल्दी आप सोच पा रहे हो, कितना पीस ऑफ माइंड के साथ में, प्रेजेंस ऑफ माइंड आपके दिमाग के अंदर में उस टाइम पे, तो वही डिपेंड करेगा आपके सिलेक्शन की तरफ में आपको ले जाने के लिए। तो बहुत पीस ऑफ माइंड के साथ में अपने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, स्टेटमेंट पूरी पढ़नी है, स्टेटमेंट को देख के कभी नहीं घबराना है दोस्त। चाहे बेशक आप थोड़े क्वेश्चन डेवलप आंसर कर दो, लेकिन क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं है। क्वेश्चन की अप्रोच समझो, क्वेश्चन के क्या आप लगा सकते हो, दिमाग लगा सकते हो, उसको लगाओ। क्या उसके अंदर में आप शॉर्ट ट्रिक लगा सकते हो, क्या आइडिया लग सकता है, क्या फॉर्मूला लग सकता है, कौन सा कंसेप्ट लग सकता है, इन सब चीजों के ऊपर में ध्यान देते हुए चला करो हमेशा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है ये, और बिल्कुल बेसिक लेवल का क्वेश्चन है। इससे बेसिक लेवल मैंने क्वेश्चन का कभी नहीं देखा कि पीजीटी लेवल पर इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। 2 आइडेंटिकल ब्लॉक ए एंड बी कनेक्टेड बाय मासलेस स्ट्रिंग। अब ये मासलेस स्ट्रिंग है, यानी कि इसके अंदर में जो मासलेस स्ट्रिंग के थ्रू इसको इन्होंने यूज किया है। तो अब देखते हैं इसके अंदर में क्या गिवन है, क्योंकि मासलेस अगर इसके अंदर में मास होता तो इसका भी मास हमें यूज करना पड़ता। तो ये इन्होंने पहले हमें दे दिया कि मासलेस है, यानी कि कोई भी वजन नहीं है, तो हम हमारे लिए कैलकुलेशन करनी और इजी हो जाएंगी, जो हम यहाँ पर फॉर्मूला यूज करना चाहेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। अब कह रहा है फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल सरफेस पर बुलेट सी ऑफ द सेम मास मूविंग विद स्पीड u, यानी कि इसका मास m है ब्लॉक का, और b ब्लॉक का भी मास मेरे पास में m है, और एक बुलेट है जो कि जिसका मास m यहां पर दिया गया है, उसको फायर किया गया है। म्यू स्ट्राइक ब्लॉक b फ्रॉम बिहाइंड एज शोन इन द फिगर। ये ब्लॉक b को जाकर हिट करेगी, जब ये इसके अंदर में हिट करेगी तब कह रहा है उसका सिनेरियो देखो। इफ द बुलेट गेट्स एम्बेडेड इनटू ब्लॉक b देन द इंपल्स ऑन a ड्यू टू टेंशन इन द स्ट्रिंग इज। अब कह रहा है कि ए ब्लॉक के अंदर में क्या इंपल्स जनरेट होगा। अब आपको जानकारी होगी इंपल्स होता क्या भाई। पहली चीज तो आपको थोड़ा सा एक आइडिया क्लिक करना चाहिए कि इंपल्स है क्या भाई।
इंपल्स होती है कि अगर मैं ये निकाल लूं कि मेरे पास में फाइनल मोमेंटम क्या है और इनिशियल मोमेंटम क्या है, इन दोनों का डिफरेंस मेरे पास में निकल जाए तो मुझे इंपल्स का पता लग जाएगा। अच्छा, अब आधे से लोगों को तो ना ये नहीं पता होता कि मोमेंटम होता क्या है। मोमेंटम का मतलब होता है कि उसके पास में हर्ट करने की कितनी कैपेबिलिटी है, कितनी कैपेबिलिटी। अगर जनरल भाषा में मैं समझाऊं आप लोगों को, जो मोमेंटम को हम समझाने के लिए यूज करते हैं, किसी के अंदर में किसी चीज को हर्ट करने की कितनी कैपेबिलिटी है। यानी कि एक ट्रक है और एक साइकिल है, दोनों के अंदर में आपको हट करने की किसके अंदर में ज्यादा कैपेबिलिटी है। अब इसके अंदर में दो चीजों के ऊपर में डिपेंड कर सकता है, या तो उसके मास के ऊपर में और दूसरा उसकी वेलोसिटी के ऊपर में। तो डिफरेंट डिफरेंट चीजें उसके हम यूज करते हैं। तो मोमेंटम का मतलब दिमाग में आगे से सेट करना कि कितना उसके पास में कैपेबिलिटी है किसी चीज को हट करने की। ये चीजें हमें याद करने के लिए, जो कंसेप्ट को समझने के लिए, हमारे स्टेटमेंट को समझने के लिए बहुत हेल्प करती है। इस तरह के छोटे छोटे हमारी जनरल लाइफ के साथ में एग्जाम्पल्स हम जोड़ के चलते हैं। चलो जी, अगर ये मैं इंपल्स निकाल लेता हूं, यानी कि इसके ऊपर में कितना झटका लगेगा, कितना जोर लगेगा, बस इतनी सी कहानी है कि पहले किस वेलोसिटी से कितना मास के साथ में वो मूव कर रहा था, और जब उसकी वेलोसिटी चेंज होती है तो कितना उसका चेंज आ गया मोमेंटम, यानी कि अब उसका कितना हर्ट करने की कैपेबिलिटी बढ़ गई है। तो वही मैं निकालना चाहता हूं इस क्वेश्चन के अंदर में। यही मेरी अप्रोच होनी चाहिए फाइनल डिसीजन तक पहुंचने के लिए। तो दिमाग के अंदर में अपनी चीजों को मैनिपुलेट करो और सोचो कि मुझे फाइनली किस पॉइंट पर पहुंचना है। तो मैंने समझा कि हाँ, मुझे इंपल्स निकालना है, और इंपल्स के लिए मुझे उसके मोमेंटम्स के बारे में बात करनी पड़ेगी, और मोमेंटम के लिए मुझे उसके मास और वेलोसिटी के ऊपर में काम करना पड़ेगा। मास मेरे पास में गिवन है, लेकिन मुझे फाइनल वेलोसिटी नहीं पता। तो मेरी अब अप्रोच समझ आई कि मैं उसकी फाइनल वेलोसिटी निकाल लेता हूं। चलो अब बात करें इसके मोमेंटम को लेके। तो आपको पता होगा कि टोटल मोमेंटम जो होता है एक सिस्टम का, वो कंजर्व रहता है। तो कंजर्व रहता है, तो यहां पर देखो, मैं अगर एक एक को कंसीडर करूं तो बिफोर एम्बेडेड कितनी मेरे पास में, और दूसरा जब आफ्टर एम्बेडेड मेरे पास में क्या रहेगा, इनकी मोमेंटम को लेकर बात करें। यही तो होता है हमारे पास में कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, यानी कि जो मेरे पास में P बिफोर एम्बेडेड और P आफ्टर एम्बेडेड, जब वो बुलेट उसके अंदर में धस गई है जाकर। अच्छा, तो यहां पर आप देखेंगे कि पहली बॉडी जिसका मास है m और कितनी वेलोसिटी से मूव कर रही है, क्योंकि रेस्ट पर है तो यहां पर इसकी वेलोसिटी मेरे पास में 0 है। अच्छा, दूसरा मैं ब्लॉक बी की बात करूं तो मास मेरे पास में उसका m है और उसकी भी वेलोसिटी 0 है। क्यों? क्योंकि वहां पर उसके पास में जीरो मोमेंटम है, सॉरी जीरो वेलोसिटी है। अच्छा, तीसरा बात करूं तो तीसरा सिस्टम के अंदर में, क्योंकि मेरे पास में आइसोलेटेड सिस्टम है तो बाहर से तो मैं किसी को यूज कर नहीं रहा हूं, तो यहां पर मेरे पास में m आ गया और इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई है, दैट गिवन एज u, क्योंकि मास भी उसका तीनों ब्लॉक्स के बराबर है। अच्छा, अब क्या कह रहा है कि जब ये इसके अंदर में धस गई है तब भी ये अपने आप में एक सिस्टम बन गया, और तब ये अपने आप में एक सिस्टम बन गया तो पूरा सिस्टम एक ही वेलोसिटी से मूव करेगा। ये पॉइंट आपको समझना है कि पूरा सिस्टम एक ही वेलोसिटी से मूव करेगा। अब मानो कि मैं 3 डब्बे मेरे पास में है, एक का मास 1 kg, दूसरे का मास 1 kg, तीसरे का मास 1 kg है। मैं एक एक को लेके जाऊंगा तो मेरे पास में 1 हो गया, 1 kg को मैं मूव कर रहा हूं। लेकिन जब ये आप पूरा सिस्टम मान रहे हैं तो पूरे सिस्टम का मास आपका कितना हो गया, 3 kg हो गया। तो वही केस ही हो गया, पूरा सिस्टम जब मैं कंसिडर करता हूं, सबको मैं इंटरलिंक कर देता हूं, तो यहां पर मेरे पास में सिस्टम हो गया, टोटल मास उनका समअप हो गया। अब समअप हो गया तो भाई मेरे पास में टोटल मास कितना हो गया सिस्टम का, यहां पर आप देख पा रहे हैं कि 3m हो गया। और हमने माना कि जब ये बुलेट इसके अंदर एम्बेडेड किया है तो उसके ऊपर में मोमेंटम तो होगा, उसके पास में वेलोसिटी भी होगी, पूरे सिस्टम को एक ही वेलोसिटी के साथ में ले जाने की कोशिश करेगी। जैसे दो गाड़ियों का कोलिजन होता है ना, तो जो आप देखते हैं कि कोई गाड़ी रुकी हुई है और कोलिजन होता है तो वो गाड़ी उसको अपने साथ में घसीटते हुए लेके जाती है। ट्रेन आपने देखा होगा कि कोई भी मान लो ट्रैक के ऊपर में कोई चीज़ आ जाती है, कोई गाड़ी वगैरह आ जाती है, तो वो ट्रेन जब उससे गुजरती है तो उसको हिट करते हुए अपने साथ में लेके जाती है। तो वही चीज़ हो रहा है कि सिस्टम जब बुलेट उसके अंदर में आएगा तो पूरा सिस्टम उससे हिलना लग जाएगा, यानी कि मूव करना लग जाएगा। और हमने वो मान लिया कि वो वेलोसिटी v से मूव कर रहा है। चलो यहाँ तक कहानी आई समझ। अब ये मेरे पास में mu हो गया और 3mv हो गया, m से m मेरे पास में कैंसिल हो गया। मुझे क्या निकालना है, फाइनल वेलोसिटी निकालनी है ना, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर में भाई मेरे को जो फॉर्मेशन गिवन है ना, हमेशा क्वेश्चन में ये देखा करो कि जो भी गिवन डेटा है ना उसकी फॉर्म में अपनी चीजों को लाने की कोशिश करो। तो v मेरे पास में हो गया u/3, ये मेरे पास में फाइनल वेलोसिटी आ गई। और मैंने क्या कहा था कि अगर मैं ये निकालूं कि चेंज ऑफ मोमेंटम कितना है तो मुझे इंपल्स निकल जाएगा बहुत अच्छे से। तो p फाइनल मेरे पास में और P इनिशियल, क्योंकि पहले बॉडी रेस्ट में थी तो P इनिशियल तो मेरे पास में 0 हो चुका है। ये टोटल मेरे पास में मोमेंटम बोल दो या फिर उसके इंपल्स को चेंज के बारे में बात कर लो, इंपल्स मेरे पास में। और फाइनल मोमेंटम कितना होगा, मास इनटू में जब सिस्टम दो मेरे पास में जा रहा है, यानी कि ए ब्लॉक की मैं बात करूं या फिर स्टिंग की बात करूं, किसी की भी बात कर रहे हो, तो उसका कितना मोमेंटम मेरे पास में, कितनी वेलोसिटी रही, दैट इज v/3। तो यहां पर आपके पास में आएगा चेंज इन मोमेंटम, यानी कि उसका इंपल्स दैट कैन बी रिटन एज mv/3। यहां पर देखेंगे, सॉरी mu, ये u की फॉर्म में हम रिप्रेजेंट किए हैं ना इसको, mu की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जो मेरे पास में गिवन डेटा था। तो दिस इज mu/3। यहां पर कौन सा आंसर होगा, 0 नहीं, ये मेरे पास में राइट आंसर इज सेकंड आंसर। देखिए क्वेश्चन की अप्रोच वही रही है,
जो हमारे पास में बेसिक्स थे, हमारे कंसेप्ट थे, बाकी तो हमने इसके अंदर में अच्छे से सीख ही लिया चीज़ों को कैसे हमें देखना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 101, 101 नंबर क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको समझेंगे हम। और तो इस क्वेश्चन में गिवन क्या है कि एक पार्टिकल है जो कि एक्सेलरेट कर रहा है एट t1 2 सेकंड, यानी कि कोई भी हमने एक इनिशियल टाइम मान लिया 2 सेकंड है। द एक्सेलरेशन ऑफ ए पार्टिकल इन काउंटर क्लॉकवाइज सर्कुलर मोशन, यानी कि काउंटर क्लॉकवाइज कर रहा है। तो दो तरह के मोशन होते हैं, एक मेरे पास में क्लॉकवाइज हो गया ये, और दूसरा होता है काउंटर क्लॉकवाइज जो कि इस तरह का मोशन कर रहा होगा। तो मुझे ये मोशन यूज नहीं करना है, मुझे बात करनी कि एक पार्टिकल कुछ इस तरह से अपने आप को काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन मूव कर रहा है। अब इसने क्या दे दिया, हमें वेक्टर फॉर्मेशन दे दिया। बहुत सारे लोग तो वेक्टर को देख के घबरा जाते हैं। मैक्सिमम जब आपने पिछली बार जो भी अटेम्प्ट किया होगा क्वेश्चन और इस तरह के वैल्यूज मिलेंगे, आप लोगों ने क्वेश्चन को वहीं छोड़ दिया होगा। भाई छोड़ना नहीं है, थोड़ा सा आगे भी बढ़ जाओ इसको लेके। चलो आगे बढ़ते हैं। इसको ये मैंने उसको वैल्यूज दे दी है। अब इसको डायरेक्टली समझने का मतलब आप लोग ये समझा करो, इस चीज को देखने का कि मेरे पास में इसको हमेशा रिप्रेजेंट कर लो एक जो कोऑर्डिनेट्स है उस सिस्टम के अंदर में कि 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी एक्सेलरेशन की वैल्यू आई है तो एक्स के अंदर में वैल्यू है, तो 6 मैं यहां पर चला। वाई मेरे पास में जे यानी कि 4 मीटर दे रखा है, तो मैं यहां से इस पर्टिकुलर पॉइंट से 4 ऊपर जाता हूं तो ये मेरे पास में आ गया। यानी इसका पोजीशन वेक्टर आपको दिया गया है कि ये वैल्यू यहां पर है, यानी कि इस एक्सेलरेशन की वैल्यू कहीं यहां पर रही होगी। दिस इज द राइट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वेक्टर फॉर्मेशन। चलो अब बात करते हैं कि अब ये पार्टिकल जो है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है। इट मूव्स एट ए कांस्टेंट स्पीड एट टाइम t इज इक्वल टू 5 सेकंड, यानी कि टाइम 5 सेकंड के बाद में ये एक दूसरी पोजीशन पर पहुंच गया है और उस पोजीशन पर उस पार्टिकल की एक्सेलरेशन वैल्यू जो यानी कि कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर में दी गई है वो दी गई है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर प्लस में -6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जे में। तो यहां पर आप लोग देखोगे कि ये वैल्यू कहीं यहां पर आएगी 4, आप यहां पर चलोगे, ये मेरे पास में 4 चला मैं, क्यों? क्योंकि यहां पर आप देख पा रहे हैं कि 4 मीटर आई के अंदर में यानी कि एक्स डायरेक्शन में है, और वहां से ये -6 ऊपर तो जाऊंगा नहीं, मैं नीचे आऊंगा, तो नीचे आऊंगा तो 6 कहीं यहां पर आ जाएगा मेरे पास में। तो ये वैल्यू आपका वेक्टर क्या बन गया, यहां पर आपका वेक्टर बन गया ये वाला। कौन से कोऑर्डिनेट में आ रहा है ये मेरे पास में, ये मेरे पास थर्ड कोऑर्डिनेट के अंदर में आ रहा है। तो पहला कोऑर्डिनेट, सेकंड कोऑर्डिनेट और थर्ड कोऑर्डिनेट, फर्स्ट सेकंड थर्ड, क्योंकि यहां से मेरा बीच में से कहीं शुरू हुआ है तो टोटल मेरे पास में 90 डिग्री एक बनेगा, फिर 90 डिग्री ये बनेगा, और यहां पर आप जाओगे तो टोटल ये जो एंगल इनके बीच में बनेगा दैट इज इक्वल टू 270 डिग्री। जब हम वेक्टर रिप्रेजेंटेशन पढ़ाते हैं तो आप लोगों को समझाया भी होगा। अब ये चीज मुझे थोड़ा सा एक आइडिया और लगाना है मुझे, व्हाट इज द रेडियस ऑफ द पाथ टेकन बाय द पार्टिकल इन इफ t2 - t1 इज लेस देन 1 टाइम पीरियड। तो मुझे एक आइडिया ये लगाना है कि यार ये वेक्टर तो मेरे पास में ठीक है, रिप्रेजेंटेशन हो रहा है, क्या मैं इन दोनों के बीच में एंगल निकाल सकता हूं? क्या मैं दोनों के बीच में एंगल निकाल सकता हूं? तो मुझे दो वेक्टर प्रोडक्ट के बारे में पता था कि जो वेक्टर मान लो ए मेरे पास में और वेक्टर बी है, अगर इनका प्रोडक्ट मेरे पास में 0 आ जाता है तो हम कहते हैं कि दोनों वेक्टर मेरे पास में क्या है, परपेंडिकुलर है। तो मुझे दूसरे एंगल को फाइंड आउट करने के लिए बहुत ईजी हो जाएगा, मुझे ये पता लग जाएगा कि कौन से क्वाड्रेंट के अंदर में मेरा पहुंच गया है। तो मुझे ये भी आइडिया हो जाएगा कि एक एक क्वाड्रेंट लेने में वो कितना टाइम ले रहा है। तो ये कह रहा है कि टाइम पीरियड जो है ना लेस देन होना चाहिए जो टोटल टाइम पीरियड है। टाइम पीरियड का मतलब ये होता है, ध्यान से सुनना इस पॉइंट को, टाइम पीरियड का मतलब है कि ये पार्टिकल यहां से चला और वापस घूमकर यहां पर आ गया। अच्छा, दूसरा यहां पर जो हमारे पास में सिनेरियो है उसमें पार्टिकल यहां से चला है और ये घूमकर यहां पर आ गया। तो ये चाहे कहीं पर भी आए तो इसका टाइम पीरियड हमेशा सेम रहेगा। अब ये कह रहा है कि ये घूमकर तो आए, लेकिन आपको ये बताना है कि भाई वो कितना सर्किल ड्रॉ कर रहा है, जब कितना मेरे पास में व्हाट इज द रेडियस ऑफ द पाथ टेकन बाय द पार्टिकल, कितना रेडियस वो ले रहा है। अगर हम टाइम पीरियड उसका t2 - t1 ले, यानी कि दो टाइम पीरियड मैं यूज कर रहा हूं, ये मेरे पास में कौन से टाइम पीरियड पर है, ये 2 सेकंड पर है और ये 5 सेकंड के अंतर पे है। तो इसका कौन सा टाइम पीरियड मैं लूं और उसने कौन सा रेडियस वहां से ड्रॉ किया है। चलो अब देखते हैं इसको कि ये मेरे पास में क्या रहने वाला है। तो आपने समझा कि ए डॉट बी अगर मैं करके देखूं तो मुझे ये आइडिया लग जाएगा कि ये इनिशियली वेक्टर किस पोजीशन पर रहेंगे। तो आपने देखा कि ए डॉट बी करके देखो तो आप करोगे 6 चौक 24 हो गया, और ये 6 चौक 24 दोनों का माइनस करोगे तो आपके पास में आंसर जो वो 0 ही आएगा। तो आपको एक आइडिया लग गया कि वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों मेरे पास में किस पे है, ये परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो परपेंडिकुलर टू ईच अदर है तो मेरे पास में और भी इजी हो गया इस क्वेश्चन को आगे सोल्व करना। अब देखो टाइम बचा कितना मेरे पास में, एक क्वाड्रेंट तो इन्होंने खुद यूज कर लिया, एक क्वाड्रेंट तो ये यूज हो गया, तो बचा मेरे पास में कितना 270 डिग्री मेरे पास में बच गया। ये टोटल जो बचा है वो 270 बच गया, और अंदर जो बचा है वो 90 डिग्री बना है, क्योंकि एक सर्कल के अंदर में उसको कितना कवर करना है, टोटल 360 तो घूमना है भाई उसको। तो 360 घूमने के लिए, अच्छा अब 360 घूमना है। अब यहां पर आप देखो टाइम कितना लगा,
2 से 5 तक पहुंचने के लिए तो आपने देखा कि 5 - 2 यानी कि 3 सेकंड उसने लिए हैं। तो टोटल टाइम कितना हो गया, 3 क्वाड्रेंट यूज करने में उसने कितना टाइम लिया, 4 सेकंड लिया। तो टोटल टाइम पीरियड उसका कितना हो गया, 4 सेकंड हो गया। ये 4 सेकंड समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि 3 क्वाड्रेंट को यूज करने के लिए उसने 3 सेकंड का टाइम लिया है, यानी कि 270 डिग्री। भाई ये मुझे कैसे पता लगा कि 270 बचा हुआ, क्योंकि मैंने दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट करके देखा तो ये 0 आया, और 0 आने से मुझे ये पता लग गया कि ये 90 डिग्री है। तो बचा हुआ जो बाहर का हिस्सा वो कितना आ गया, 270 डिग्री हो गया। तो 270 डिग्री को कवर करने के लिए उन्होंने 3 सेकंड लिए। क्यों, क्योंकि ये वैल्यू मेरे पास में 2 सेकंड पर दी गई थी और ये वैल्यू मेरे पास में 5th सेकंड के ऊपर में दी गई थी। तो इसको घूमने के लिए इसने लिया 3 सेकंड, और जो बचा हुआ वो मेरे पास में 1 सेकंड और लगेगा। तो टोटल मेरे पास में टाइम लगा दैट इज 4 सेकंड यहां पर मेरे पास में गिवन। अच्छा, अब जो एक्सेलेरेशन की दो वैल्यूज हैं, दो वेक्टर मेरे पास में एक्सेलेरेशन के हो गए, तो कहीं ना कहीं इनका रिजल्टेंट भी होना चाहिए। भाई दो वेक्टर मेरे पास में कुछ इस तरह से हैं, तो इनका एक रिजल्टेंट निकलेगा और रिजल्टेंट इनके बीचों बीच जाएगा। तो इसका रिजल्टेंट निकालने का आपको फॉर्मूला पता होगा कि a1 ये है और a2 मेरे पास में ये है, तो इनका जो रिजल्टेंट आएगा दैट कैन बी गिवन एज a1 स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर, ये मेरे पास में आ जाएगा। अच्छा, अब इसकी वैल्यूज हम यहाँ पर रख लेते हैं। तो किसी भी एक वेक्टर को आप ले लो, जो भी इसका x कोऑर्डिनेट या y कोऑर्डिनेट है, तो यहाँ पर आप रखेंगे, चाहे मैं a1 को लूं या चाहे मेरे पास में a2 को ले लो, किसी का भी ले लो, तो इसका एम्पलीट्यूड मेरे पास में जो आ जाएगा दैट कैन बी रिटन एज 6, क्योंकि ये सारे के आपस में क्या है, परपेंडिकुलर पे हैं। तो परपेंडिकुलर के लिए चाहे मैं इसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर लूं, चाहे इसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर लूं, वही मेरे पास में इसका एक्चुअल एक्सेलरेशन आ जाएगा। अगर कोई एंगल होता है तो हम इसका दूसरे तरीके से a1 स्क्वायर प्लस में b2 स्क्वायर प्लस में ट्वाइस ऑफ ab cos थीटा का यूज करते हुए चलते थे। तो यहाँ पर मेरे पास में 6 आ गया, यानी कि 6 की वैल्यू मैं ले लूंगा, तो 6 का स्क्वायर प्लस में 4 स्क्वायर, यानी कि जो y डायरेक्शन के अंदर में है वो वैल्यूज मैंने यहाँ पर यूज कर लिए। सो दिस कैन बी गिवन एज टोटल इसका जो आएगा, आप लोग इसका सोल्व करोगे तो ये आएगा 7.21 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, आपके पास में आंसर आ जाएगा। यानी एक्सेलरेशन की वैल्यू आपके पास में आ गई है 7.21 आ गया। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं इसको लेकर। तो आगे इसके अंदर में एक्सेलरेशन की वैल्यू आप लोगों ने फाइंड आउट कर ली है। अब क्या अप्रोच होनी चाहिए मेरे पास में क्वेश्चन की, अब यहाँ पर आपको निकालना है जो इसका रेडियस निकालना है। तो आपको एक जानकारी होगी कि जब भी हम एक्सेलरेशन की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो एक्सेलरेशन का यूज करने के लिए हमारे पास में एक फॉर्मूला होता है 4π² r²। जब मैंने आप लोगों को पढ़ाया था ये, जब एक्सेलरेशन और इन चीज़ों के बारे में बात कर रहे थे हम टाइम पीरियड को लेकर, वहाँ पर ये फॉर्मूला मैंने आप लोगों को समझाया था a² डिवाइडेड बाई t²। तो r की वैल्यू यहाँ पर मेरे पास में क्या आ जाएगी, दिस इज गिवन एज a t² डिवाइडेड बाई 4π² यहाँ पर आ जाएगी। तो a की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे आप लोग, तो सॉरी ये r² नहीं होगा, ये खाली r होगा भाई। तो यहाँ पर a की वैल्यू मेरे पास में कितनी आ गई, 7.21 आ गया, 7.21। और टाइम पीरियड मेरे पास में कितना आ गया, टाइम पीरियड टोटल मेरे पास में t² यानी कि 4², क्योंकि पूरा टाइम पीरियड लेगा ना उसको अपना सर्कल कंप्लीट करने के लिए। तो 4 और पाई की वैल्यू मेरे पास में कितनी होती है, 22/7 होती है, उसकी वैल्यूज को पुट डाउन करेंगे और जब इसको पूरे को सोल्व करेंगे तो आपके पास में जो आंसर आएगा अप्रोक्सीमेटली दैट विल बी इक्वल टू 2.92 मीटर। आप इसको सोल्व करना भाई, आपका आंसर जरूर मिलेगा, क्योंकि कैलकुलेटर के थ्रू आप देखोगे तो आपकी वैल्यूज इसके अंदर में अप्रोक्सीमेटली आएंगी। लेकिन हमारे क्वेश्चन के अंदर में जो आंसर दिया गया है वो लगभग अप्रोक्सीमेट वैल्यूज को हमें कैलकुलेट करके उसके एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी पड़ती है। तो 2.92 मीटर के आसपास इसका आंसर आप लोगों को मिलेगा। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन के अंदर में कुछ नहीं था, सिर्फ एक अप्रोच समझनी थी कि मुझे किस तरह से इनके एंगल्स को निकालना है, कितना टाइम पीरियड लिया है। टाइम पीरियड निकालने के लिए मुझे ये पता था कि दो वेक्टर मेरे पास में गिवन है। अगर मुझे ये पता लग जाए कि दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा, तो मुझे ये पता लगेगा कि दोनों के बीच में एंगल कितना है। एंगल पता लग गया तो मुझे ये पता लगेगा कि जो टाइम पीरियड इसने 2 सेकंड से 5 सेकंड तक जाने के लिए लिया है वो कितना लिया है और कितना एंगल कवर किया। तो हमने देखा कि 3 क्वाड्रेंट उसने वहां पर यूज कर लिए, तो चौथे क्वाड्रेंट को यूज करने के लिए वो कितना और लेगा, 1 सेकंड और ले लेगा। तो टोटल मेरे पास में टाइम पीरियड लग गया। तो टाइम पीरियड और एक्सेलरेशन के अंदर में निकालने के लिए, आर को निकालने के लिए फॉर्मूला होता है मेरे पास में, जब हम एक सर्कुलर मोशन के बारे में बात करते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, वहां से कैलकुलेशन निकलकर मेरे पास में आती है। तो ये आंसर आपके पास में कितना आ जाएगा, 2.92 मीटर यहाँ पर आ जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 102, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बच्चों वाला क्वेश्चन है यार ये तो। अब इसके अंदर में क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, सपोज दैट ऑन ए टेम्परेचर स्केल x, कोई भी एक टेम्परेचर स्केल है, x स्केल दे दिया उसने अपनी तरफ से, कोई मर्जी है उसका बना रहा है, वाटर बॉयल एट -50 डिग्री x, यानी उसने नाम दे दिया, जैसे केल्विन स्केल होता है तो इसने कहा कि ये x है, मैं अपने नाम से बना लो, आप अपने नाम से बना लो, तो ये x उसका स्केल दे दिया, जैसे केल्विन ने अपने नाम से बनाया तो केल्विन दे दिया। एंड इट्स फ्रीजिंग एट -170 डिग्री, ये उसका क्या हो गया भाई, बॉइलिंग पॉइंट हो गया। दूसरा उसका फ्रीजिंग पॉइंट मेरे पास में दे रखा कितना, -170 डिग्री x पर वो क्या कर रहा है, फ्रीज कर रहा है। What is the temperature of 313 केल्विन ऑन x स्केल, यानी कि ये कह रहा है कि जो केल्विन स्केल है उसके 313 केल्विन की वैल्यू कितनी रहेगी ऑन x स्केल के ऊपर में पूछ रहे हैं। टेक अप्रोक्सीमेट वाटर बॉइलिंग पॉइंट एज 373,
केल्विन, यानी कि वो कह रहा है कि बॉइलिंग पॉइंट जो है वाटर का वो आपको लेना है 373 केल्विन लेना है जब हम केल्विन स्केल की बात कर रहे हैं। तो अज्यूम दैट एक्स स्केल इज लीनियर, एक्स स्केल को उसने लीनियर मान लिया। तो आपको एक फॉर्मूला पता होगा कि जब भी हम इस तरह की कैलकुलेशन करते हैं, यानी कन्वर्जन करते हैं एक स्केल से दूसरे के अंदर में, तो उसका फॉर्मूला होता है बॉइलिंग पॉइंट माइनस में जिस भी स्केल में मुझे लेके जाना है यानी कि कन्वर्ट करना है उसकी वैल्यू, डिवाइडेड बाई बॉइलिंग पॉइंट माइनस में उसका फ्रीजिंग पॉइंट। ये आपको फॉर्मूला याद होगा। अच्छा, अब मैं इसको शुरुआत करता हूं, तो कैसे इसको लिखेंगे, पहले मैं लिखूंगा 373 डिग्री माइनस में कितने को करना है मुझे, 313 को कन्वर्ट करना है, किसके अंदर में, एक्स स्केल के अंदर में कन्वर्ट करना है, और वाटर का इसके अंदर में केल्विन स्केल के अंदर में 373 माइनस में 273 होती है। ये तो हो गया मेरे पास में केल्विन स्केल को जो मैं कन्वर्ट करना चाह रहा हूं। अच्छा, अब दूसरा मेरे पास में मेरे पास में एक्स स्केल है, उसकी वैल्यूज को भी मैं कंपेयर करूंगा। तो उसने कहा था कि बॉइलिंग पॉइंट, ये फॉर्मूला बेसिक फॉर्मूला यही याद रखना था आपको। अब बॉइलिंग पॉइंट कितना हो गया, यहां पर हो गया -50, और किस स्केल के अंदर में, एक्स वैल्यू को मैं इसके अंदर में कन्वर्ट करना चाह रहा हूं। सो दिस इज गिवन एज -50, नीचे मेरे पास में उसका बॉइलिंग पॉइंट माइनस में 170 डिग्री उसका फ्रीजिंग पॉइंट आ गया। जब इसको सोल्व करेंगे दिस विल बी गिवन एज 60 डिवाइडेड बाय 100 -50 माइनस एक्स डिवाइड बाय 120, और इस पूरे को सोल्व करेंगे तो आपके पास में जो आंसर आएगा, इस कैलकुलेशन को भाई आप लोग एक बार करके देख लेना, जो लीनियर इक्वेशन यहाँ पर बनेगी। सो दिस विल बी इक्वल टू -122 डिग्री, ये आपके पास में आंसर आ जाएगा। और एक्स स्केल के अंदर में है तो एक्स यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी। देखो यहाँ पर कहीं ऑप्शन है, बिल्कुल सही है, यानी कि -122 डिग्री एक्स आपका स्केल के अंदर में उसका कन्वर्जन हो जाएगा। तो कन्वर्जन करने का आपको पता होना चाहिए कि बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट का यूज करते हुए हम इनके क्वेश्चंस को इजीली सोल्व कर पाते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन है ये। इसके अंदर में क्या कह रहा है कि बाइनरी एडिशन करना है, जो मेरे पास में 1 1 1 1 है, इसको एडिशन के लिए बोला गया है। चलो इसकी शुरुआत करते हैं हम क्वेश्चन की, बिल्कुल बेसिक लेवल आपको समझाता हूं मैं। जब भी बाइनरी के अंदर में आता है ना, तो थोड़ा सा एक आप लोग आइडिया ले लो कि मेरे पास में बाइनरी को रिप्रेजेंट करने का तरीका ये होता है कि ये मेरे पास में 2 की पावर 0 होता है, 2 की पावर 1 होता है, 2 की पावर 3 होता है, 2 की पावर 4 होता है। इस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहां पर मेरे पास में कितना गिवन है, ये 4 गिवन है, यानी कि 1 + 1 + 1 + 1 आप लोगों को गिवन है। तो 1 + 1 + 1 + 1 गिवन है, तो अगर नॉर्मल हम इसका एडिशन करते हैं तो मेरे पास में 4 आ रहा है। तो 4 मैं इनके कॉम्बिनेशन से कैसे बना सकता हूं, तो 4 मैं इसके कॉम्बिनेशन से ये बना सकता हूं कि अगर मैं इसकी वैल्यू को मैं यहां पर रख, तो ये मेरे पास में 1 बनता है, ये मेरे पास में 2 बनता है, यहाँ पर भाई 2 आएगा, इसको 3 मैंने कर दिया, ये 3, और ऐसे सो ना इसकी पावर्स बढ़ती चली जाती हैं। ये डिजिट वाइज हम यूज करते हैं, जो बाइनरी रिप्रेजेंटेशन हम करते हैं किसी नंबर का। तो ये मेरे पास में 2 की पावर 0 1 देगा, 2 की पावर 1 2 देगा, और 2 की पावर 2 मेरे पास में कितना देगा, 4 देगा, 2 की पावर 3 मुझे कितना देगा, 8 देगा। इसी तरह से मैं आगे जाऊंगा तो 16 आ जाएगा, 32 आ जाएगा, और ऐसे सो बढ़ती चली जाएंगी चीजें। लेकिन मुझे क्या चाहिए, सम टोटल मेरे पास में डिजिट का 4 चाहिए। तो 4 मैं कैसे ले सकता हूं भाई, मैं अगर इतना सा यूज करूं और 1 के नीचे मैं 0 लिख दूं, 2 के नीचे मैं 0 लिख दूं, और 4 के नीचे मैं 1 लिख दूं, तो क्या मुझे बाइनरी मिलेगा? कैसे नहीं मिलता है, आप इनका सम करके देख लो। जब मैं इसका 1 करने का मतलब है कि 4 इंटू में 1 प्लस में 2 इंटू में 0 प्लस में 1 इंटू में 0, तो आपके पास में क्या आएगा, 4 आंसर आ जाएगा। तो आपको रिप्रेजेंट करने का यही तरीका है कि 0 0 1, आप यहां से शॉर्टकट भी यूज कर सकते थे। पहले वाले क्वेश्चन का अगर बात करें तो कितना बन रहा होगा भाई, हर एक नंबर इसके अंदर में ऐड हो रहा है। तो ये मेरे पास में 16 आ गया, ये मेरे पास में 8 आ गया, ये 4 आ गया, और ये मेरे पास में ये मेरे पास 1 आ गया, 1 2 4 और ये 8, 8 4 12, 12 2 14 और 15, यानी ये मेरे पास में 15 आ गया। इसको आप सोल्व करोगे तो 0 के नीचे वैल्यू 0 आ गया, 0 के नीचे वैल्यू 0, और ये मेरे पास में 1 है, यानी कि मेरे पास में 4 आ गया। भाई ऊपर ये तो करेंगे, 1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तो दिस आंसर इज 4। नीचे वाले का क्या आ जाएगा, ये आ गया मेरे पास में 1 आ गया, प्लस में 2 प्लस में, और ये कितनी वैल्यू बन गई इसकी 4, 4 2 6 और एक 7 आंसर बन रहा है। नीचे वाले का देखो तो ये 1 बन रहा है, अगले 0 0 है, तो ये मेरे पास में 0 प्लस में 0 आ गया, और लास्ट वाला मेरे पास में कौन सा है, 8 देता है, ये 4th जो डिजिट होती है, तो 8 आ गया, यानी कि मेरे पास में कितना आ गया, 9 आंसर आ गया। तो बाइनरी डिजिट के अंदर में बहुत ही ईजी होता है, आप उसके जो ऑप्शंस होते हैं वहां से इसको सोल्व करने की कोशिश करो, बस वहीं से आपके सॉल्यूशन निकलते आ जाएंगे। यहाँ पर हमें दिया गया इन क्वेश्चन को जोड़ना है, इन बिट्स को जोड़ना है, ये बाइनरी एडिशन करना है इसका, तो मुझे ये सम अप मिला कि इसको मुझे 4 कैलकुलेट करते हुए यूज करना है। चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी, क्वेश्चन नंबर 104, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, जो मैंने सेमीकंडक्टर फिजिक्स आप लोगों को पढ़ाई है उसी से उठाया हुआ क्वेश्चन है। एग्जैक्टली वही चीजें इसके अंदर बताई गई है कि क्या फॉरवर्ड बायस होता है और क्या मेरे पास में रिवर्स बायस होता है, उस कंसेप्ट का यहां पर यूज किया है। और फॉरवर्ड बायस का एक छोटा सा कंसेप्ट कि डायोड है तो किस तरह से अपने चार्जेस को डेवलप करती है, वो यहां पर यूज किया गया। चलो अब बात करूं मैं इसको लेकर, पहला जो केस है इसके अंदर में क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन को स्टेटमेंट को समझते हैं। 2 आइडेंटिकल कैपेसिटर ए एंड बी ऑफ कैपेसिटी सी आर चार्ज टू ए सेम पोटेंशियल वी, यानी कि एक कैपेसिटर है मेरे पास में
कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस जो है मेरे पास में सी है। और आप लोगों ने जब मेरे इलेक्ट्रोस्टैट के लेक्चर्स देखे होंगे तो बहुत ही इजी भाषा में मैंने आपको समझाया था कैपेसिटेंस का फिजिकल मीनिंग क्या होता है और कैसे आप इसको हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए मेमोराइज कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। सी हो गया, और दोनों तरफ इसके अंदर में हमने वोल्टेज वी लगा दी है। अब कह रहा है कि एंड आर कनेक्टेड इन द टू सर्किट, ये हमने इसको चार्ज कर दिया है। तो चार्ज आपको पता होगा कि टोटल चार्ज, इनिशियल चार्ज, जब हम इसको वी वोल्टेज और सी दे देते हैं तो इसका फॉर्मूला पता होगा, सी वी आप लोगों को जानकारी होगी कि क्यू नॉट, यानी कि जो उसके ऊपर में टोटल चार्ज डेवलप होगा दैट कैन बी रिटन एज कैपेसिटेंस इनटू में उसका जो वोल्टेज उसके चारों तरफ में लगाया है, उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हम कर देते हैं। अच्छा, अब मैं केस नंबर 1 ले रहा हूं, आगे पढ़ो। इसके अंदर में क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो केसेस मेरे पास में दे दिए हैं, पहले ये केस हो गया और दूसरा मेरे पास में ये केस हो गया। द चार्जिंग इन द कैपेसिटर ए एंड बी एट ए टाइम टी इज इक्वल टू आर सी, किसी भी टाइम टी इज इक्वल टू आर सी पर पूछ रहा है। अब इसकी भी कहानी समझाऊंगा मैं आपको। रेस्पेक्टिवली अज्यूम डायोड टू बी आइडल हेयर ई डिनोट्स एक्सपोनेंशियल। अरे भाई बहुत खूबसूरत चीज है, तो ये इतना बेहतरीन क्वेश्चन इन्होंने इसके अंदर में दे दिया है। चलो अब देखते हैं कि क्या क्या इसके अंदर में हमें यूज करना। ऑप्शन आप लोगों को नीचे दिखेंगे, जब हमें ऑप्शन से कोई मतलब नहीं है, हम अपनी जो बेस था यानी कि जो बेसिक चीजें हैं उनसे इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं। देखो आपको एक चीज मैंने बताई थी कि डायोड अगर मेरे पास में है, डायोड मेरे पास में है, उसका ये मेरे पास में पी एंड है और यहां पर एन एंड है, तो अगर ये मेरे पास में फॉरवर्ड बायस होती है, यानी कि पी एन आप लोगों को पता है, तो अगर ये फॉरवर्ड बायस होती है तो ये अपने आप में एक शॉर्ट सर्किट की तरह काम करती है। और अगर ये रिवर्स बायस होती है, अगर ये मेरे पास में डायोड जो है वो रिवर्स बायस होती है, यानी कि आपने इसके पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ में नेगेटिव वोल्टेज लगा दिया और दूसरे की तरफ में आपने इसके पॉजिटिव एंड, नेगेटिव एंड है उसकी तरफ में आपने पॉजिटिव वोल्टेज लगा दिया। नॉर्मली होता क्या है कि डायोड है, डायोड के एक पी एंड है और एक एन एंड है। अगर पी मेरे पास में पॉजिटिव और एन यानी कि नेगेटिव ये कनेक्टेड है तो ये अपने आप एक शॉर्ट सर्किट का काम करेगी। लेकिन अगर आपने उल्टा कर दिया कि यहां पर मेरे पास में जो पी एंड है उसको आपने नेगेटिव वोल्टेज से कनेक्ट कर दिया और जो पॉजिटिव एंड है उसको आपने पॉजिटिव से नेगेटिव एंड है उसको पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया, तो ये अपने आप में एक ओपन सर्किट की तरह काम करना शुरू करती है। बस इसी छोटे से कंसेप्ट को यहां पर हम यूज करेंगे और अपने क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। चलो अब इसको देखते हैं कि क्या अप्रोच हमें रखनी है। पहला केस मैं ले रहा हूं जिसमें गिवन है कि ये रोड मेरे पास में इलेक्ट्रोड गिवन, जो डायोड है वो गिवन है, तो आप बताओ ये पॉजिटिव एंड है, यहां पर मेरे पास में पॉजिटिव एंड है और पॉजिटिव एंड किससे कनेक्टेड है, पी टाइप से कनेक्टेड है, और नेगेटिव एंड है वो रेजिस्टेंस का यूज करते हुए मेरे पास में नेगेटिव जो एन टर्मिनल है उससे कनेक्ट है। तो ये डायोड है वो रिवर्स बायस होगी या फॉरवर्ड बायस होगी, तो बिल्कुल सही आपने कहा कि ये मेरे पास में फॉरवर्ड बायस हो जाएगी, यानी कि शॉर्ट सर्किट हो गया। शॉर्ट सर्किट होने से ये मेरे पास में आर आ गया और यहाँ पर मेरे पास में एक सी बन गया, ये मेरे पास में सी बन गया, तो प्लस और ये माइनस हो गया क्योंकि यहाँ पर डायोड थी और ये मेरे पास में एक टाइम पीरियड यहाँ पर लेके आएगा। तो आपको जानकारी होगी कि जो भी इसके अंदर में चार्ज डेवलप होगा डायोड के कारण में, वो हम उसका फॉर्मूला हम यूज करते हैं, जो करंट के अंदर में हम यूज करते थे वही सेम हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं, दैट इज क्यू नॉट ई माइनस टी डिवाइडेड बाई आर सी। ये उसके टाइम कांस्टेंट का हम यूज करते हैं, जो यहाँ पर मेरे पास में टाइम पीरियड हम यूज करते हैं। अब यहाँ पर क्या किया गया है इसका कि मेरे पास में टी जो दिया गया है वो यहाँ पर आपको कितना दिया गया है कि टाइम आर सी आप लोगों को दिया गया है, यानी कि टाइम ही आप लोगों को गिवन है कितने टाइम के बाद में आपको देखना है। तो यहाँ से मेरे पास में बनी वैल्यू क्यू नॉट ई माइनस टी मेरे पास में दिया गया कितने टाइम के बाद में दिया गया, दैट इज माइनस आर सी डिवाइडेड बाई आर सी। तो ये तो आपस में कैंसिल आउट हो गए, तो मैं इसको लिख सकता हूँ क्यू नॉट ई माइनस वन, और इसको सोल्व करूंगा तो जो टोटल ये क्यू नॉट मेरे पास में इनिशियल चार्ज है भाई, सो दिस कैन बी रिटन एज क्यू नॉट डिवाइडेड बाई ई, यानी कि जो चार्ज उसके ऊपर में डेवलप हुआ है, जो मेरे पास में इलेक्ट्रोड है उसके ऊपर में, सॉरी जो कैपेसिटर है उसके ऊपर में जो चार्ज डेवलप हुआ है, दैट इज क्यू नॉट बाई ई, कितने टाइम के बाद में, जो आरसी टाइम है उसके बाद की अप्रोच है। अब देखता हूं मैं नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर में, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर में मेरे पास में गिवन है कि भाई जो चार्ज है, जो मेरे पास में डायोड है, उसको हमने क्या कर दिया, देखो पॉजिटिव एंड से कौन सा टर्मिनल कनेक्टेड है, इसका नेगेटिव टर्मिनल कनेक्टेड है, और नेगेटिव टर्मिनल से यानी कि एंड साइड से कौन सा टर्मिनल कनेक्ट है, इसका नेगेटिव टर्मिनल कनेक्ट है। तो ये अपने आप में क्या बन जाएगी, एक ओपन सर्किट बन जाएगा, यानी कि यहां पर मेरे पास में डायोड है वो ओपन सर्किट बन जाएगा, चार्ज को फ्लो करने के लिए कोई भी रास्ता नहीं मिलेगा। तो जितना चार्ज मेरे पास में इनिशियली डेवलप है, यानी कि कितना चार्ज था मेरे पास में, क्यू नॉट चार्ज उसके ऊपर में डेवलप था, दैट गिवन है सी वी यहां पर गिवन था, तो यही चार्ज मेरे पास में फाइनली रहने वाला है। अच्छा, अब यहां पर आप लोग देखेंगे कि जो आपको क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है, तो यहां पर कह रहा है कि पूछा क्या गया है, इसको थोड़ा सा और देख लेते हैं नीचे। हाँ, तो दोनों केसेस के अंदर में आपसे पूछा गया है कि कितना मेरे पास में चार्ज है। तो पहले केस के अंदर में आपने निकाल दिया, जब फॉरवर्ड बायस है तो क्यू नॉट बाई ई है, और दूसरा केस क्योंकि हमारे पास में रिवर्स बायस है, और रिवर्स बायस के अंदर में कोई भी
इसका चार्ज का लॉस नहीं होगा, चार्ज को फ्लो करने के लिए क्लोज पाथ नहीं मिल पाया क्योंकि यहां पर मेरे पास में ओपन सर्किट हो गया। सो राइट आंसर इज CV डिवाइडेड बाई ई आ गया, बिल्कुल ये हो गया CV, यानी कि राइट आंसर इज सेकंड वन। तो दूसरा आंसर मेरे पास में इसका सही रहने वाला है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में बढ़ते हैं। फिर भी अगर आप लोगों को कोई भी डाउट आता है इस क्वेश्चन के अंदर में तो मेरे से कमेंट बॉक्स के अंदर में, ये हमारा जो व्हाट्सअप नंबर है 9416878402, कोर्स के रिगार्डिंग भी आप इस नंबर पर बात कर सकते हैं और कोई भी क्वेरी आती है तो आप इसमें मेरे को मैसेज भी कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर यहां पर 105 आ गया, बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है। बस आप लोगों को थोड़ा सा बेसिक इसका पता होना चाहिए था और क्या अप्रोच हमारे पास में क्वेश्चंस की रखनी है वो थोड़ा सा इसके अंदर में आपको आइडिया होना चाहिए था। तो इस क्वेश्चन में देखो, स्टेटमेंट को पढ़ो और बेसिक फॉर्मूला, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है आपका ये। कंसिडर द VT डायग्राम, मेरे को VT डायग्राम दिया गया, यानी कि वॉल्यूम और जो मेरे पास में टेम्परेचर है उसका एक डायग्राम दिया गया है ऑफ ए साइक्लिक प्रोसेस। एक साइक्लिक प्रोसेस हुई है परफॉर्म्ड ऑन ए सैंपल ऑफ आइडियल गैस, एक आइडियल गैस का यहाँ पर हमने सैंपल लिया है। एज ऑन इन द फिगर, ये उसका पूरा ग्राफ आपको गिवन है। द इनिशियल स्टेट ऑफ द गैस इज रिप्रेजेंटेड बाय द पॉइंट ए, यानी कि जब इनिशियली मेरे पास में गैस है उसको पॉइंट ए से हमने रिप्रेजेंट किया है। इनिशियली द गैस एज द प्रेशर P नोट, यानी कि जो मेरे पास में गैस थी उस टाइम पे इसका प्रेशर था वो P नोट है, वॉल्यूम V नोट है और टेम्परेचर जो यहाँ पर आपको गिवन है दैट इज T नोट, यानी कि इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर में हमारे पास में जो कोऑर्डिनेट्स अगर बात करूं तो इसके P नोट, V नोट और T नोट, तो इन हमारे पास में जो वैल्यूज होती हैं इन्हीं चीजों को हम चेंज करते होते हैं, इन्हीं कैरेक्टरिस्टिक को हम उसके चेंज कर रहे होते हैं। ए पॉइंट पर मेरे पास में शोन है द नेट वर्क डन बाय द गैस इन द साइक्लिक प्रोसेस। अगर मैं यहाँ से ए से उसकी साइक्लिक प्रोसेस की बात करूँ तो ए से ये बी पर जाएगा, अगर मैं इसको बी पॉइंट मान लेता हूँ, बी से ये सी पर आएगा और फिर सी से वापस ए पॉइंट पर आ जाएगा। तो ये साइक्लिक प्रोसेस बन गई, यानी कि कुछ इस तरह से मैं रिप्रेजेंट कर दूं कि ये मेरे पास में जो साइक्लिक प्रोसेस है वो ए से बी पर गया, बी से वापस सी पर आया और सी से ए पर आ गया, यानी कि ये मेरे पास में टोटल एक साइक्लिक प्रोसेस बन गई है। तो आपको इसका वर्क डन फाइंड आउट करना है। अब वर्क डन तो भाई पूरी साइकिल को कैरी आउट करने के लिए चला होगा, तो मैं कह सकता हूं वर्क डाउन ए बी सी। तो इंडिविजुअली अब अगर मैं इसको देखना चाहूं तो वर्क डन ए टू बी कितना होगा, ये यानी कि ए से बी तक जाने में कितना वर्क डन किया, फिर वर्क डन बी से सी जाने में कितना वर्क डन किया और फिर मेरे पास में वर्क डन सी से ए पर आने में कितना किया। तो ये तीनों चीजें मैं कैलकुलेट कर लेता हूं तो मेरा आंसर जो है वो बिल्कुल आप लोगों की आंखों के सामने होगा भी। चलो शुरुआत करते हैं इसकी, बड़ा ही इजी क्वेश्चन है ये। वर्क डन ए टू बी, पहले तो मैं इसका देखता हूं, इसके कोऑर्डिनेट्स हम यहां पर रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ए टू बी की बात करूं तो ये मेरे पास में ए टू बी यानी कि यहां से ए से और बी की तरफ में जा रहा है। अब ए टू बी जा रहा है तो आपको जानकारी होगी कि ये किस तरह की प्रोसेस हो गई है। जब मेरे पास में टेम्परेचर यहां पर कांस्टेंट हो गया है तो टेम्परेचर कांस्टेंट होने से मेरे पास में ये प्रोसेस बन गई है आइसो थर्मल प्रोसेस मेरे पास में बन गई है। और आइसोथर्मल प्रोसेसेस के लिए आपको ये पता होगा कि वर्क डन निकालने का मेरे पास में फॉर्मूला होता है, मैं स्मॉल कर दिया भाई, ए बी जो है उसको स्मॉल यहां पर लिख रहा हूं, बड़ा भी कैपिटल भी लिख सकते हैं, आप समझ लेना बस इसको। ए बी दैट कैन बी गिवन एज एन आर टी नोट और लॉग यानी कि लॉग नेचुरल V2 डिवाइडेड बाई V1। अब V2 का मतलब है कि यहां पर मेरे पास में वॉल्यूम कितना था, यहां पर आपको गिवन है V नोट है, ये मेरे पास में V नोट गिवन है और जब इसके कोऑर्डिनेट चेंज होंगे तो यहां पर जब आप देखोगे इस पर्टिकुलर पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं बी पॉइंट के क्या बन गए, तो वॉल्यूम बन गया 2V नोट बन गया और जो मेरे पास में टेम्परेचर है वो कितना हो गया, T नोट मेरे पास में टेम्परेचर हो गया, यानी कि 2V नोट मेरे पास में वॉल्यूम हो गया और T नोट उसका टेम्परेचर मेरे पास में कांस्टेंट रहने वाला है, कांस्टेंट इसकी वैल्यू रहेंगी, प्रेशर उसका दूसरा चेंज हो जाएगा इसके अंदर में। तो आइसोथर्मल के अंदर में मेरे पास में आ गया V2 डिवाइड बाई V1 आ गया। तो यहां से आप इसको सोल्व कर सकते हैं, nRT नोट और इसकी वैल्यूज को पुट कर देंगे, लॉग नेचुरल V2 की वैल्यू आ गई मेरे पास में ट्वाइस ऑफ V नोट, इनिशियल वैल्यू मेरे पास में गिवन था V नोट, सो दिस कैन बी गिवन एज nRT नोट लॉग नेचुरल 2, यानी कि पहले मेरे पास में इक्वेशन आ गई। कौन सा, जब ये ए से बी पॉइंट पर मेरे पास में वर्क डन करता हुआ जा रहा है। अच्छा अब आगे बढ़े तो दूसरा मेरे को कौन सा वॉल्यूम निकालना है, वर्क डन बी टू सी मुझे निकालना है। तो वर्क डन बी टू सी निकालने के लिए क्या करूं मैं, यहां से बी से सी की तरफ में आ रहा है, तो बी से सी की तरफ में आ रहा है तो आप लोगों को निकालना आना चाहिए कि ये किस तरह की प्रोसेस है, यानी कि इस तरह का स्लोप मेरे पास में बना रहा है। सो दिस इज बी पॉइंट एंड दिस इज सी पॉइंट। तो बी पॉइंट पर क्या क्या वैल्यूज हैं, तो टेम्परेचर का इसके अंदर में टी नोट है और जो वॉल्यूम है वो मेरे पास में ट्वाइस ऑफ V नोट है और प्रेशर हमने मान लिया कि इसके पास में कोई भी P प्रेशर इस टाइम पर है मेरे पास में। अच्छा अब इसकी वैल्यू हम कैलकुलेट करें इस पॉइंट पर तो आप देख रहे हैं कि किस तरह का प्रोसेस बना हुआ है, एक नॉर्मल प्रोसेस बना हुआ है जो कि हमारे पास में एक स्लोप बनाता हुआ इसके अंदर में आ रहा है, कंटिन्यूसली चेंजिंग आ रहा है इसके अंदर में। तो इनका निकालने के लिए वर्क डन मैंने फॉर्मूला आप लोगों को बताया था जब मैं आपको हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स वगैरह पढ़ा रहा था, तो साइक्लिक प्रोसेसेस वहां पर बताई थी जब हमने कार्नोट साइकिल और इन साइकिल्स के बारे में पढ़ा था, तो ये मैंने बताया था वहां पर वर्क डन B/C है
इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं आइडियल गैस के वगैरह जो भी हमारे क्वेश्चन उसके अंदर में देखे थे। तो P यानी कि उसका प्रेशर और कितना उसका वॉल्यूम चेंज हो रहा है वो हम इसका यूज करते हैं, और किस वॉल्यूम से यानी कि V1 वॉल्यूम से V2 वॉल्यूम के ऊपर में आ रहा है वो। ओके, अब इसकी वैल्यूज को हम इसके अंदर में पुट करते हैं और इसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन हो गया अब तो ये। अच्छा, इसके अंदर में वॉल्यूम जो था मेरे पास में, ये प्रेशर है, इसको मैं क्या रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, प्रेशर कांस्टेंट है मेरे पास में, इसको मैं बाहर ले आया। सो दिस कैन बी रिटन एज वॉल्यूम मेरे पास में एक्सपेंड हुआ है ट्वाइस ऑफ वी नोट से, यहाँ पर ट्वाइस ऑफ वी नोट था, और नीचे ये जब यहाँ पर आएगा तो इसका वॉल्यूम कितना हो गया, वी नोट हो गया। सो वी नोट। ओके, अब इसको सोल्व करो, अंदर में डी वी हो गया, तो यहाँ पर आप सोल्व करेंगे तो मेरे पास में जो वॉल्यूम आएगा इसको आप लिख सकते हैं पी नोट वी नोट माइनस में ट्वाइस ऑफ वी नोट, क्योंकि वॉल्यूम उसका क्या होता है, कम होता है। सो दिस कैन बी गिवन एज माइनस पी वी नोट, ये मेरे पास में माइनस पी वी नोट वैल्यू मेरे पास में आ जाएगी। अच्छा, अब इसको देखते हैं और सोल्व करते हैं, और सोल्व करने के लिए मुझे एक थोड़ा सा रिलेशन इसके अंदर में यूज करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे एक चीज ये पता है कि जब भी हम अपने गैस वगैरह के बारे में बात करें, क्योंकि पी जो है उसको मुझे रिमूव करना है किस फॉर्म में, जो मेरे पास में इनिशियल कंडीशंस थी उनके अंदर में लेके जाना है, यानी इसको पी नोट की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। मुझे पी का कोई मतलब ही नहीं पता यहाँ पर कि कितना प्रेशर मेरे पास में गिवन, लेकिन इनिशियली क्वेश्चन के अंदर में ये गिवन है कि उसका प्रेशर कितना रखा है, यहां पर मेरे पास में प्रेशर उसका रखा है पी नोट। तो मैंने बताया ना कि जो भी आपको क्वेश्चन के अंदर में गिवन है उनके अंदर में ही ट्राई किया करो अपने आंसर को क्वेश्चन को अप्रोच करने की, सॉल्यूशन लाने की। ओके, तो इसके अंदर में पी नोट को देखने के लिए मैं ये कर सकता हूं कि पी नोट वी नोट, जब आइडियल गैस लेते हैं तो हम इसको लिख सकते हैं एन आर टी नोट लिख सकते हैं। ओके, अब यहाँ पर वॉल्यूम मेरे पास में जब उस पॉइंट पर मैं बात कर रहा हूं तो यहाँ पर क्या हो गया, ट्वाइस ऑफ वी नोट हो गया मेरे पास में, और इसको मैं यहाँ पर रिप्रेजेंट करूं तो ये हो गया एन आर टी नोट हो गया। अच्छा जी, अब इक्वेशन पहली और दूसरी इक्वेशन से हम क्या लिख सकते हैं कि पी नोट वी नोट जो है उसको मैं लिख सकता हूं ट्वाइस ऑफ पी वी नोट। यहां पर जब हम रखेंगे इसके अंदर में ट्वाइस ऑफ पी नोट के अंदर में जब इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो यहां से मेरे पास में पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, दैट वी नोट से मेरे पास में वी नोट कैंसिल हो जाएगा, और इसकी फॉर्म के अंदर में पी नोट बाई 2 मैं इसको रिप्रेजेंट कर सकता हूं। तो यहां पर जो प्रेशर वर्क डन आया कब मेरा बी से बी तक पी तक जाने के लिए, तो मैं यहां लिख सकता हूं वर्क डन बी टू सी, दैट कैन बी गिवन एज पी को मैं रिप्लेस कर सकता हूं पी नोट डिवाइडेड बाई 2, और यहां पर वी नोट, और ये माइनस इसका साइन आ जाएगा। अच्छा, अब मुझे आंसर के अंदर में अगर तीसरी प्रोसेस के बारे में बात करूं तो तीसरी प्रोसेस के अंदर में आप देख रहे हैं कौन सा, जब ये ए से बी के अंदर में, यानी कि जो मेरे पास में तीसरा प्रोसेस ये हो गया, जब ये सी से ए की तरफ में जा रहा है, यानी कि सी से ए की तरफ में जा रहा है, तो ये आइसोकोरिक प्रोसेस है, और इसके अंदर में कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है, यानी कि इसका वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है। वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है तो वर्क डन उसके ऊपर में कितना आ गया, 0 आ गया। तो मुझे टोटल वर्क डन निकालने के लिए क्या क्या जोड़ना पड़ रहा है, 3 वर्क डन की मैंने कहानी अभी आप लोगों को बताई थी, कौन कौन से वर्क डन मुझे एड ऑन करने हैं। यहां पर आपने देखा वर्कडन ए से बी से सी और सी से ए के आपको वर्कडन जोड़ने हैं। तो ए से बी का आपका वॉल्यूम कितना आया था भाई यहां पर, तो यहां पर आपने देखा था कि पी नोट वी नोट डिवाइडेड बाई 2, सॉरी पी नोट वी नोट डिवाइड बाई मेरे पास में एल एन आया था, और जो आपने निकाला वर्कडन बी से सी का निकाला है तो वो आया आपका माइनस पी नोट वी नोट डिवाइडेड बाई 2 आया था, और तीसरा वर्कडन सी से ए का मेरे पास में कितना आया, 0 आया। पी नोट वी नोट का आप बाहर कॉमन लेंगे, दैट विल बी पी नोट वी नोट, और अंदर आपके पास में रह जाएगा लॉग नेचुरल 2 माइनस 1, तो ये आपके पास में 1/2 आपका अंदर में रह जाएगा। ये पी नोट वी नोट बाई 2 का जो हाफ यहाँ पर बचेगा वो मेरे पास में 1/2 आ जाएगा। अब अपने ऑप्शंस के अंदर में देखते हैं कि कौन सा मेरे पास में राइट आंसर इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि पहला ही ऑप्शन जो मेरे पास में इसको सेटिस्फाई कर रहा है, पी नोट वी नोट लॉग नेचुरल मेरे पास में बचा है, और नीचे मेरे पास में माइनस हाफ यहाँ पर आपके पास में आंसर आ गया। तो इस ऑप्शन का आंसर मेरे पास में 1 रहेगा। लेंदी जरूर है लेकिन कंसेप्चुअल क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है। ये कंसेप्ट आपके अच्छे हैं कि कैसे मैंने तीनों प्रोसेसेस को लेकर चलना है, तो आप इजीली इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पा रहे होंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बड़ा ही खूबसूरत क्वेश्चन है जो मैंने एक्सरेज वगैरह पढ़ाई थी। एक्सरेज के कंसेप्ट देखो, कुछ भी जो इस एग्जाम के अंदर में आया है ना, कोई भी मैंने जो पढ़ाया उससे बाहर नहीं है भाई। जितने भी क्वेश्चन करवाए हैं सारे के सारे उसी पढ़ाए हुए से आए हुए हैं। और आपने ये भी देखा होगा कि अप्रोच जो है, अगर आपको कंसेप्ट वाइज बहुत अच्छे से समझ में आ रहे हैं ना चीज़ें, तो आप इसके ऑप्शन तो है ना बहुत ईजिली फाइंड आउट कर लोगे, न्यूमेरिकल बहुत इजीली इसके अंदर में लगा पाओगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास में क्वेश्चन नंबर 106। इसके अंदर में क्या कह रहा है कि फिगर्स ऑन कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे स्पेक्ट्रा, यानी कि एक्सरे का एक स्पेक्ट्रा दिया गया है, ऑफ सम एटम सुपरपोज्ड ऑन ए कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा, एक कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा है उसके ऊपर में सुपरपोज कर दिया गया है। आउट ऑफ द 2 पीक्स सोन, वन कोरस्पॉन्डिंग टू के अल्फा एक्सरेज एंड अनदर वन कोरस्पॉन्डिंग टू के बीटा एक्सरेज, द एनर्जी ऑफ द एल अल्फा एक्सरेज, ये मेरे पास में पूछी गई है। एल अल्फा जो मेरे पास में रेज आएंगी तो उनकी क्या पूछ रहा है ये मेरे पास में, यहाँ पर मेरे पास में एनर्जी पूछ रहा है बेसिकली। क्या पूछ, आउट ऑफ द 2 पीक्स सोन
रिलेटिव इंटेंसिटी एंड अनदर वन कोरस्पॉन्डिंग टू द एनर्जी, सॉरी एनर्जी इसके अंदर में पूछा गया है, तो एनर्जी आपको एल अल्फा रेज के बारे में पता होना चाहिए। अब आपको ये तो पता होना चाहिए एल अल्फा रेज एक्स रेज मेरे पास में बनेंगे कैसे भाई। तो आपने जब स्पेक्ट्रम में पढ़ा रहा था, एक्स रेज पढ़ा रहा था, उसमें मैंने बताया कि अगर मेरे पास में तीन लेवल मैं इसके डिसाइड कर लूँ, तो पहले से ये लेवल 1 है, ये लेवल 2 है और ये लेवल मेरे पास में 3 है। तो पहले लेवल से मेरे पास में अगर सेकंड लेवल से फर्स्ट लेवल पर आ रही है, तो यहाँ पर जो हम बोलते हैं कि ये मेरे पास में किस तरह का डिके हुआ है कि अल्फा डिके होता है। और दूसरे से मेरे पास में तीसरे से पहले के अंदर में आ रही है तो हम बोलते हैं कि बीटा डिके हुआ है, और तीसरे से दूसरे के ऊपर में आती है तो हम बोलते हैं कि इसका एल अल्फा मेरे पास में डिले हुआ है। अच्छा, अब ये आप लोग देख पा रहे होंगे कि के बीटा को मैं डायरेक्टली क्या लिख सकता हूं भाई, ये एनर्जी कितना लिया यानी कि एल अल्फा प्लस में के अल्फा, इन दोनों की वैल्यूज मेरे पास में, तो के बीटा यानी कि जो एनर्जी मेरे पास में के बीटा यानी बीटा अल्फा डी के कारण में आ रही है, तो हम इसको लिख सकते हैं कि एनर्जी ऑफ के अल्फा प्लस में एनर्जी ऑफ एल अल्फा से रिप्रेजेंट कर सकता हूं। अब मुझे निकालने के लिए क्या बोला गया, यहां पर निकालने के लिए बोला गया ई एल अल्फा आपको निकालने के लिए बोला गया, तो आप ये बोल सकते हैं ई एनर्जी ऑफ बीटा माइनस में एनर्जी ऑफ के अल्फा हम यूज कर लें तो मेरे पास में आंसर आ जाएगा। अब इसकी अप्रोच कैसे करेंगे, एनर्जी को रिप्रेजेंट करने का तरीका आपको पता ही है कि हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, एनर्जी कैन बी रिटन एज एच म्यू, और एच म्यू को मैं क्या रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, लैम्डा बाई सी से मैं इसको रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, सॉरी ये म्यू को मैं इसको रिप्रेजेंट कर सकता हूँ एच सी बाई लैम्बडा से यहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो बस इस छोटे से फॉर्मूला को मुझे यहाँ पर यूज करना है और मेरा क्वेश्चन आप सोल्व होता हुआ आ जाएगा। चलो इसको अप्रोच करते हैं। तो एनर्जी ये मेरे पास में कितनी हो जाएगी, दिस कैन बी रिटन एज एच सी डिवाइडेड बाई लैम्बडा, किसकी, बीटा की मेरे पास में, और यहाँ पर एच सी डिवाइडेड बाई लैम्बडा अल्फा की मेरे पास में आ जाएगी, जो मेरे पास में के अल्फा डीके के बारे में हम बात कर रहे थे। तो एच सी मेरे पास में कितना हो गया, आप इसको लोगे तो एच सी बाहर कॉमन आ गया 1 बाई अल्फा बीटा, जो बीटा डीके होगा वो मेरे पास में ये आ गया, जो कि छोटी वेवलेंथ के ऊपर में होगा, बीटा डीके वहां पर होने वाला है, आपको यहां से दिख भी रहा होगा, तो 1 आ गया। नीचे मेरे पास में अल्फा डीके कौन सा होगा, जो कि बड़ी वेवलेंथ पर होता है, यानी कि 2 मेरे पास में आंसर आ गया इसका। तो यहां से आप इसको सोल्व करोगे तो आपके पास में जो वैल्यूज आएंगी दीज आर एच सी बाई 2 आपके पास में आ गया। अच्छा, अब इसकी वैल्यूज को हम यहाँ पर पुट करेंगे तो एच सी बाई 2 मेरे पास में आ गया कि कितना यहाँ पर आपका डिके हो रहा है। तो यहाँ पर डिके मेरे पास में हुआ है, तो यहाँ पर आप लोग इसकी वैल्यूज को पुट करेंगे तो एच सी मेरे पास में कितना गिवन है भाई, एच सी की वैल्यू मेरे पास में होती है 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर। और क्योंकि यहाँ पर सारी कैलकुलेशंस मेरी एंगस्टोन के अंदर में है, तो एंगस्टोन में मुझे कन्वर्ट करने के लिए इसके अंदर में एक 10 से और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मेरे पास में आ जाएगा जब मैं एंगस्टोन की बात कर रहा हूँ इसके अंदर में। अच्छा, अब इसकी वैल्यूज को हम इसके अंदर पुट करेंगे तो एल अल्फा की वैल्यू आप लोग कितनी फाइंड आउट कर लेंगे, तो मेरे पास में ये एल अल्फा की एनर्जी यहाँ पर आप कैलकुलेट कर रहे हैं, तो एच सी डिवाइडेड बाई 2 आप लोग को यूज करना है। तो एच सी की वैल्यू मेरे पास में कितनी आ गई है 1024, और ये 00 आ गया, और नीचे मेरे पास में कितना आ गया 2, तो इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास में कितना आ गया 6200 आ गया। और जब इसको आप फॉर्मेशन में रिप्रेजेंट करेंगे, किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट किलो के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ रही है डिवाइड बाय 1000 कर देंगे तो आपके पास में आ जाएगा 6.2 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखो यहाँ पर कहीं आपके ऑप्शन में है, बिल्कुल ये मेरे पास मेरा सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आपको अप्रोच ही समझनी थी कि कौन सा डिके कब हो रहा है और कैसे उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहां पर आपने देखा कि जो कि अल्फा होता है वो मेरे पास में सेकंड से फर्स्ट के अंदर में हो रहा है, तो ये जो रहा होगा यानी कि इसकी वेवलेंथ कौन सी रही होगी, जो मिनिमम वेवलेंथ रही होगी मेरे पास में किसकी रहने वाली है, वो यहाँ पर जो के अल्फा के बीटा और इनका जब यूज करते हुए लेके जा रहे हैं, तो यहाँ पर मेरे पास में के बीटा की वेवलेंथ हम जो एनर्जी वाइज हम इसका देखते हैं तो रिलेटिव इंटेंसिटी की फॉर्मेशन के अंदर में हम इसको रिप्रेजेंट करते हुए चलते हैं। तो लैम्डा बी मेरे पास में आ गया 1 आ गया, और दूसरा मेरे पास में जो आ गया वो 2 आ गया, जो अल्फा डीके के अंदर में हमारे पास में वेवलेंथ जनरेट हुई है। चलो अब आगे बढ़ते हैं और आगे के क्वेश्चन के अंदर में हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 107 है, उसके अंदर में क्या गिवन है, मेरे पास में फोटोन है, ये भी आपका एक्सरे से दिया गया क्वेश्चन है, ये कॉम्पटन इफेक्ट से दिया गया क्वेश्चन है। ये फोटोन अंडरगोज कॉम्पटन स्पेक्ट्रिंग बाय स्टेशनरी फ्री इलेक्ट्रॉन, the photon scatter at 90 degree from its initial direction and initial wavelength is 3 into 10⁻⁻12 मीटर। the kinetic energy of scattered electron is, यानी कि scattered इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी के बारे में बात कर रहा है, उसकी काइनेटिक एनर्जी के बारे में बात कर रहा है। तो कॉम्पटन इफेक्ट आपको पता होगा कि भाई कोई भी इसके अंदर में वेवलेंथ का मेरे पास पार्टिकल आता है तो वो क्या करता है, एक उसकी वेवलेंथ के अंदर में शिफ्ट हो जाता है, यानी कि डेल लैम्डा उसकी वेवलेंथ के अंदर में शिफ्ट होता है, और दूसरा जो कुछ एनर्जी जो यहाँ पर चेंज आती है वो उसको एक्सेलेरेट करवाने की, यानी कि उसको मूव करवाने के लिए काम आ जाती है, उसको एक वेलोसिटी देने के लिए काम आ जाती है। तो इसी चीज को यहाँ पर हम यूज करेंगे, अपने इस कंसेप्ट को यूज करेंगे। तो इस कंसेप्ट में अब आप लोग समझते चलो जो जो आपको यहाँ पर मैं बताऊंगा। चलो, तो यहाँ पर आपने देखा होगा कि जो मेरे पास में
कॉम्पटन इफेक्ट का जब मैंने आप लोगों को बताया था वहां पर मैंने कहा था कि जो भी मेरे पास में चेंज आता है, यानी कि जो वेवलेंथ के अंदर में चेंज आता है, दैट कैन बी रिटन एज एच एम ई सी, यानी कि इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन के लिए हम उसकी एम ई सी यूज कर लेंगे, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इंटू में 1 माइनस में कोस फाई, ये मेरे पास में फॉर्मूला होता है जब हम वेवलेंथ शिफ्ट की बात कर रहे होते हैं। तो यहां पर इसकी वैल्यूज को पुट करेंगे एच एम ई सी, और यहां पर आप लोगों को पता है कि क्वेश्चन के अंदर में गिवन है कि दोनों किससे 90 डिग्री से क्या हो गया, फोटन स्कैटर कर गया है, तो थीटा की वैल्यू फाई की वैल्यू मेरे पास में कितनी आ जाएगी 90 डिग्री, तो 1 माइनस में कोस 90 मेरे पास में 0 हो गया, तो यहां से आपके पास में निकल के आएगा एच एम ई सी मेरे पास में कितना आ गया, इसकी वैल्यूज को पुट करेंगे, जो प्लैंक्स कांस्टेंट है उसकी वैल्यू को, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और स्पीड ऑफ लाइट को वैल्यूज को पुट करेंगे, सो दिस विल बी गिवन है 0.0243, और ये वैल्यू किस में आएंगी, एंगस्ट्रॉन के अंदर में आती है, जो भी हम वेवलेंथ इसके अंदर में आएंगे। तो हमें ये पता लग गया कि जो मेरी वेवलेंथ चेंज आई है, यानी कि जो पार्टिकल है वो यहाँ पर है, और जब इसके ऊपर में हिट किया कोई, तो इसकी वेवलेंथ जो यहाँ से जनरेट होके जा रहा है, तो उसकी वेवलेंथ के अंदर मान लो ये 1 था, तो उसके नई वेवलेंथ जो आएगी वो चेंज हो जाएगी, कितनी 0.043 एंगस्ट्रॉन से उसकी वेवलेंथ वहां पर चेंज हो जाएगी, बढ़ जाएगी उसकी वेवलेंथ बेसिकली। अच्छा, अब देखो इसके अंदर में आप लोगों को पता है कि इनिशियल वेवलेंथ मेरे पास में कितनी गिवन है, क्वेश्चन के अंदर में गिवन है 3 इंटू 10⁻⁻12 मीटर मेरे पास में गिवन है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द स्कैटर्ड, तो आपको टोटल शिफ्ट इसके अंदर में, अगर मैं इसको एंगस्ट्रॉन के अंदर में रिप्रेजेंट करना चाहूँ, तो एंगस्ट्रॉन में आप इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या एंगस्ट्रॉन में इसको मैं 10 की पावर 10 से इसको डिवाइड कर देता हूँ, तो यहाँ से आपको मल्टीप्लाई कर देता हूँ बेसिकली 10 की पावर 10 से, तो यहाँ पर आपके पास में कितना आ जाएगा, दिस विल बी गिवन एज 3 इंटू 10⁻⁻12 डिवाइडेड बाई 10 की पावर -10, एंगस्ट्रॉन से मैं उसको डिवाइड कर दिया, सो दिस विल बी बिकम एज 0.03 एंगस्ट्रॉन। तो ये आपके पास में वेवलेंथ आ गई, जो इनिशियल वेवलेंथ थी ये वाली, और ये जो दूसरी है ये कौन सी है, जो आपकी चेंज होकर यानी कि शिफ्ट होकर जा रही है, कितनी शिफ्ट हुई है 0.043 आपकी शिफ्ट हो गई है। तो टोटल मैं कहूँ कि मेरे पास में वेवलेंथ अभी जो है नई वेवलेंथ जो बन के आई है वो क्या हो गई है, तो वो रही होगी इनिशियल वेवलेंथ प्लस में जो आपका चेंज आया वेवलेंथ के अंदर में वो, तो इनिशियल वेवलेंथ कितनी है मेरे पास में 0.03 है, और चेंज कितना है 0.043 का आ गया, तो यहाँ पर आपके पास में बचा 0.0543 एंगस्ट्रॉन मेरे पास में वैल्यू आ गई है। अच्छा, अब जो एनर्जी के बारे में बात करूं, तो एनर्जी हमें कैसे निकालनी होती है, अब पूछा क्या है काइनेटिक एनर्जी ऑफ द स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन। अब मुझे ये भी तो निकालना है कि ये तो चलो आपने निकाल दिया, तो इलेक्ट्रॉन जो मेरे पास में स्कैटर हुआ है उसकी एनर्जी कितनी होगी, तो एनर्जी का आपको फॉर्मूला पता होगा कि काइनेटिक एनर्जी जो भी निकालते हैं हम, तो इनिशियल मेरे पास में कितनी एनर्जी थी उसकी, वो माइनस में जो उसकी वेवलेंथ की चेंज होने के बाद में उसकी जो एनर्जी हुई है वो, यानी कि ये ई डैश अगर मैं उसको रिप्रेजेंट कर दूं, तो ये जो दूसरी एनर्जी उसके अंदर में चेंज आई है ई लैम्डा माइनस में ई लैम्डा डैश, इन दोनों में से माइनस कर दूं। भाई ऐसा है ना कि देखो यहाँ पर मेरे पास में 100 जूल एनर्जी ये लेकर चला, तो कुछ एनर्जी उसकी मेरे पास में 100 जूल एनर्जी थी, तो इलेक्ट्रॉन को एक्सीलरेट करने के लिए यानी कि उसको काइनेटिक एनर्जी देने के लिए ये एनर्जी इधर चली गई 80, तो 20 जूल जो बची है वो जाएगी कहाँ, इस इलेक्ट्रॉन को एक्सीलरेट करने के काम आएगी ना, जो वेवलेंथ चेंज होने के बाद में उसकी एनर्जी जो बच गई है उसका एक्सीलरेट करेगी। तो कितनी करी, जो इनिशियल थी यानी कि जो वेव के अंदर में थी, और यहाँ पर थी मेरे पास में लैम्डा के अंदर में जो थी लैम्डा डैश जो नया हो गया था, तो आपने किया था 100 माइनस में 80, तो टोटल मेरे पास में 20 जूल आई थी, तो 20 जूल एनर्जी उसको लिए रेस्पॉन्सिबल थी, तो वही तो मैंने किया यहाँ पर। तो ई लैम्डा की वैल्यू मेरे पास में आप लोगों को पता है कि जब हम इसका एच सी बाई लैम्डा वाली फॉर्मेशन के थ्रू हम इसके फॉर्मूले को यूज करेंगे, तो यहाँ से मेरे पास में एच सी सभी के अंदर में कॉमन आ जाएगा, तो मैं लिख दूं इसको 12400 एंगस्ट्रॉन के अंदर में जब हम यूज करते हैं, तो वहाँ यहाँ पर होगी मेरे पास में लैम्डा जो इनिशियल थी माइनस लैम्डा जो चेंज हो गई है, तो इसकी वैल्यूज को पुट करेंगे 12400, और ये मेरे पास में आ गया 1.003 जो मेरे पास में इनिशियल थी, और नई जो चेंज होकर आई है दैट इज 0.0543 ये वैल्यू आई है। और जब इस पूरे को सोल्व करेंगे तो आपके पास में जो आंसर आएगा वैल्यूज को पुट कर लेना भाई, वैल्यूज को पुट करेंगे, इसका कैलकुलेटर वगैरह जो भी अपने मेथड से आप यूज करते हैं उसके थ्रू कैलकुलेट करेंगे, तो आपका आंसर आएगा लगभग 1.85 इंटू 10⁵ इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये एनर्जी आप लोगों के पास में आ जाएगी। अब इस क्वेश्चन के अंदर में एक बड़ी खूबसूरती थी, खूबसूरती ये थी कि आप लोगों को जो भी आंसर थे, जो भी एनर्जी आपके पास में आई है, अलग अलग तरह की हमारे पास में एनर्जी निकल कर आती है। जब आप ये वेवलेंथ की एनर्जी निकालेंगे तो वो भी आपके ऑप्शन के अंदर में गिवन मिलेगी, जब आप जो चेंज होके आई है उसकी एनर्जी निकालेंगे तो भी वो आप लोगों को वहां पर मिलेगी, और तीसरा जो आप लोगों ने वेवलेंथ इनकी एनर्जीज को जोड़ लेंगे तो भी आपको ऑप्शन के अंदर में मिलेगी 6.41। लेकिन हमें क्या होगा, अगर थोड़ा सा भी डेविएट हो गए ना आप अपने मेथड से,
तो समझ लो कि गलत आंसर पर आप टिक कर पाओगे। आप देखना हर एक वेवलेंथ की अपनी एनर्जी निकाल के देखना, चाहे ये मेरे पास में आ रहा था उसकी एनर्जी निकाल के देखना, तो यहाँ ऑप्शन में मिलेगी। जो स्कैटर होके गया उसकी वेवलेंथ आपको पता लगी 1400 से आप लोग उसको डिवाइड करेंगे तो उसकी भी एनर्जी आपको मिलेगी, तो वही ऑप्शन के अंदर में रखी मिलेगी। फिर आप दोनों की एनर्जी को जोड़ोगे तो भी आपके ऑप्शन के अंदर में मिलेगी, जैसे फर्स्ट और सेकंड को जोड़ोगे तो तीसरा ऑप्शन आपको मिलेगा, चौथा ऑप्शन मिलेगा। और तीसरा ऑप्शन जो कि हमने देखना था कि काइनेटिक एनर्जी कितनी हुई, यानी कि दोनों का डिफरेंस मुझे चाहिए था, तो वो आंसर के अंदर में आ जाएगा। तो ये आपका राइट आंसर होगा। और इसके शॉर्ट भी इसका मैं बताऊं, आप ऑप्शन से भी इसको सोल्व कर सकते थे। फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन भी आप एक बार माइनस करके देखो तो आपके पास में थर्ड ऑप्शन का रिजल्ट आप लोगों के पास में मिल रहा था। तो थोड़ा ये चीज़ें होती हैं जब आप बहुत फेमिलियर हो जाते हैं अपने क्वेश्चंस को लेके, बहुत उसके अंदर में प्रैक्टिस करते हैं। जितना प्रैक्टिस आप अपने एग्जाम के लिए करोगे उतना ही आप लोगों के लिए बेनिफिट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं मैं। इसके अंदर में क्वेश्चन गिवन है, एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, ये बिल्कुल बेसिक लेवल क्वेश्चन है। व्हेन ए फोटोन स्टिमुलेट द एमिशन ऑफ अनदर फोटोन, फिर से हमारे पास में ये स्टिमुलेशन को लेकर आ गई है। तो कह रहा है कि एमिशन ऑफ द अनदर फोटोन, द टू फोटोन है। भाई ये कह रहा है कि फोटोन स्टिमुलेट द एमिशन ऑफ अनदर फोटोन, एक फोटोन है उससे मेरे पास में दूसरा फोटोन निकल रहा है, तो वो पूछ रहा है कि भाई क्या उसकी प्रॉपर्टीज होंगी। तो हमें बिल्कुल पता है यार, जब हमने हाइजन प्रिंसिपल के बारे में पढ़ा था कि उसके पास में सेम एनर्जी होगी, सेम डायरेक्शन होगी, सेम फेज होगी, सेम फ्रीक्वेंसी होगी, सेम फोटोन से जनरेट हुआ यार। तो इसका ऑप्शन सीधा लगा 1। आगे के ऑप्शन की तरफ में देखना ही नहीं हमें, पहला ऑप्शन इज द राइट आंसर, क्योंकि सेम फोटोन से जनरेट हुआ है तो सेम एनर्जी रखेगा, सेम डायरेक्शन रखेगा, सेम फेज रखेगा, सेम फ्रीक्वेंसी। हाइगन प्रिंसिपल के ऊपर में एक बार जरूर जाके मेरा लेक्चर है वो जरूर देखेंगे, तो आप लोगों को इसका आंसर वहां से मिल जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 109, बिल्कुल बेसिक लेवल क्वेश्चन है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है ये। तो ये कह रहा है कि एक लॉन्ग सिलेंड्रिकल वेसल हैविंग एक लीनियर कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन, एक मेरे पास में कोई भी सिलेंड्रिकल कोई बॉक्स रखा हुआ है, कोई वेसल रखा हुआ है, जिसका मेरे पास में दिया गया है कि एक एक्सपेंशन है, क्योंकि मेटल है, लेंथ वाइज हम देखते हैं तो इसका अल्फा हो गया। अच्छा, इफ द फील्ड विद द लिक्विड अप टू ए सर्टेन लेवल, इसके अंदर में पानी भर दिया मैंने, यहाँ पर पानी भर दिया और उसका उसने दिया है सर्टेन लेवल, ऑन हीटिंग इट ऑब्जर्व दैट द लेवल ऑफ द लिक्विड इन द सिलेंडर रिमेन द सेम। यानी कि कह रहा है कि भाई मेरा लेवल ये था, पहले ये मेरी हाइट जो थी ये मान लो 5 मीटर के ऊपर में था, 5 मीटर ऊपर था पानी, कहां से, इसके बॉटम से। अब इसको नीचे से हमने गर्म करना शुरू किया, गर्म करना शुरू किया। अब होगा क्या, क्वेश्चन समझो कि ये मेटेलिक है, तो मेटल भी अपने आप में एक्सपेंड करेगा, और किस रेशियो से करेगा, किस कोफिशिएंट से करेगा, अल्फा से करेगा। पानी है वो भी यहां पर क्या करेगा, एक्सपेंड करेगा। वो किससे करेगा, उसका मेरे पास में बीटा मेरे पास में एरियल होता है, गामा से करेगा। तो सेम लेवल पर रहने के लिए मुझे यह पता होना चाहिए कि जो एक्सपेंशन मेरा लिक्विड कर रहा है वही एक्सपेंशन इसका मेरे पास में जो मैंने बीकर लिया या वेसल लिया, दोनों का सेम होना चाहिए, तभी तो लेवल मेंटेन रख सकता है। भाई मेरे पास में जो लेवल इसने इंक्रीज किया वही लेवल अगर वाटर भी इंक्रीज करना लग जाए तो मेरा लेवल जो है वो 5 मीटर बराबर मेंटेन रहेगा। तो आपको एक पता होगा कि जब हमने पढ़ी थी इसके बारे में तो वहां पर मैंने कुछ कोफिशिएंट्स आप लोगों को बताए थे, और वहां पर मैंने कहा था कि इन तीनों की वैल्यू कौन कौन सी, जो मेरे पास में आर के बीच में, बीटा के बीच में, सॉरी इसको दोबारा से मैं रिप्रेजेंट कर देता हूं भाई, क्या क्या रिलेशन होती है मेरे पास में। तो इन दोनों के बीच में रिलेशन होता है मेरे पास में अल्फा के बीच में, अल्फा यानी कि लेंथ वाइज, और दूसरा बीटा जो होता है वो मेरे पास में एरियल वाइज होता है, दैट विल बी गिवन एज 2, और तीसरा मेरे पास में गामा होता है, दैट विल बी गिवन बाय r/3 यानी गामा बाई 3। तो हमें कौन कौन से चाहिए, हमें तो वॉल्यूम का और उसकी लेंथ का, इन दोनों का रेशियो लेके आना है। तो मैं कर दूं कि अल्फा दैट विल बी इक्वल टू गामा बाई 3, यानी कि गामा यानी कि उसके वॉल्यूम का जो एक्सपेंशन हो वो मेरे पास में 3 अल्फा हो जाए, तो हम यहां पर कह सकते हैं कि इन दोनों का जो एक्सपेंशन होगा वो मेरे पास में मेंटेन रहेगा। इसकी हाइट जो है वो उसके अंदर में चेंज नहीं होगी, वाटर लेवल मुझे एक ही पोजीशन पर दिखाई देगा। तो कौन सा आंसर है यहां पर भाई, ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में बढ़ते हैं। आप मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर बताया करो दोस्त कि किस तरह के क्वेश्चन के सॉल्यूशंस आप लोगों को समझ में आ रहे हैं नहीं आ रहे। हाँ, ये हो सकता है कि मैं इनको लेंदी करके जरूर बता रहा हूँ, आप पूरे कंसेप्ट को समझाते हुए मैं आपको बता रहा हूँ, इसलिए आप लोगों को टाइम लग रहा है, लेकिन करने में अगर बैठेंगे तो ज्यादा से ज्यादा 1 से 1.5 मिनट के क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, लेकिन आपको बिल्कुल बेसिक और थ्योरेटिकल पोर्शन के साथ में मुझे समझाना पड़ रहा है, तो इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है। और मेरे लेक्चर जो है वो लेंदी इसीलिए हो जाते हैं क्योंकि मैं पूरा कंसेप्ट वाइज आपको क्लियर करना चाहता हूं कि क्या क्वेश्चन की अप्रोच होनी चाहिए और किस तरह से आपको समझना चाहिए। ये नहीं कि ठीक है जी बना दो इस क्वेश्चन को और आप लोगों को समझ आए या ना आए उससे को मतलब नहीं है, आपको थ्योरेटिकल पोर्शन भी इसके साथ में समझ आना चाहिए, क्योंकि ये टाइम जो होता है ना PIQ करने का, यही हमारे पास में फायदा होता है कि किस तरह की हमारे पास में सोच डेवलप करनी है क्वेश्चन के अंदर में, किस तरह के हो सकता है कि नेक्स्ट आपका जब एग्जाम हो तो उस टाइम
टाइम पे भी इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाए। और एग्जामिनर का ये फोकस भी रहता है कि पिछले प्रीवियस पेपर्स को भी वो अपना एक्सटेंडेड बनाकर अपने पास में क्वेश्चन को सोल्व करता है, क्वेश्चन को सेट करता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एन ऑब्जर्वर स्टैंड बिटवीन टू साउंड सोर्स, बिल्कुल जो मैंने अपना साउंड पोर्शन करवाया हुआ, साउंड के जो चैप्टर्स करवाए हुए हैं उसके अंदर में ये पूरा कोर्स उसके अंदर में अवेलेबल है, साउंड का यही क्वेश्चन वहां से उठाया गया है। Between two sound sources, source A is moving away from the observer and source B is moving towards the observer। तो हमने माना कि कोई मेरे पास में ऑब्जर्वर है, यहाँ पर मैं खड़ा हुआ हूँ भाई, तो मेरे पास में दो सोर्सेज हैं, एक ये सोर्स हो गया और दूसरा सोर्स हमने मान लिया ये मेरे पास में, इसको मैंने नाम दे दिया, मान लो ये मेरे पास में A नाम दे दिया और इसको मैंने नाम दे दिया B। तो दो सोर्सेज मेरे पास में हो गए, सोर्सेज A एंड सोर्स B, यहाँ पर आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। चलो अब बात करें इसको कि मेरे पास में इसको मैं थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ, आगे जरूरत पड़ सकती है हमें। सोर्स ए इज मूविंग अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, तो थोड़ा सा ऐसा करें कि इसको अवे करवाने के लिए मैं इसको ले लेता हूँ, ये थोड़ा सा इजी हो जाएगा आपको समझने के लिए। इसको मैं ए नाम देता हूँ, इसको बी नाम देता हूँ। तो सोर्स ए है वो मेरे पास में इस ऑब्जर्वर से दूर जा रहा है, और बी सोर्स क्या कर रहा है, बी इज मूविंग टुवार्ड द ऑब्जर्वर, तो बी जो है वो मेरे पास में टुवार्ड द ऑब्जर्वर आ रहा है। इस तरह का मेरे पास में क्वेश्चन गिवन है। बोथ सोर्सेज एमिट साउंड ऑफ द सेम फ्रीक्वेंसी, ये साउंड जो है इनका फ्रीक्वेंसी जो है सेम है, ये भी सोर्स है वो अपनी एक फ्रीक्वेंसी जनरेट कर रहा है, फ्रीक्वेंसी यानी कि नंबर ऑफ साइकिल जो जनरेट कर रहा है। इफ द बोथ द सोर्सेज आर मूविंग विद स्पीड v साउंड डिवाइड बाय 2, यानी कि इनकी वेलोसिटी जो साउंड की नहीं, ये जो मूव कर रहे हैं ना सोर्सेज, इनकी वेलोसिटी दी गई है कि जो साउंड की वेलोसिटी है ना उसका हाफ है, यानी कि vs/2 मेरे पास में हो गया, और इसकी वेलोसिटी भी vs/2, किसकी, जो मेरे पास में सोर्स है वो किस स्पीड से आगे की तरफ में मूव करते हुए जा रहे हैं। द रेशियो ऑफ द फ्रीक्वेंसीज डिटेक्टेड बाय द ऑब्जर्वर, बिल्कुल एज इट इज मैंने अपने जो सीट्स आप लोगों को करवाई थी, जब मैंने आप लोगों को लेक्चर्स के अंदर में जो कोर्स के अंदर में प्रोवाइड किया हुआ है उसके अंदर में एज इट इज क्वेश्चन वहां पर करवाया हुआ है। चलो शुरुआत करते हैं। तो यहां से आपको समझ में आया होगा कि क्वेश्चन किससे लिया गया, साउंड से लिया गया, और साउंड के किसके, डॉपलर इफेक्ट से लिया गया। तो डॉपलर इफेक्ट का एक बिल्कुल आप लोगों को फॉर्मेशन समझना चाहिए कि मेरे पास में फ्रीक्वेंसी जो होती है वो कैसे दी जाती है, v डिवाइडेड बाई v प्लस माइनस v सोर्स। नॉर्मली हम इसको v नोट भी लिखते हैं क्योंकि यहां पर मेरे पास में जो सोर्स है और इसको फ्रीक्वेंसी किसकी, जो मेरे पास में साउंड की है, और ये जो चेंज होगी यानी कि डॉपलर इफेक्ट के कारण भी जो उसकी फ्रीक्वेंसी के अंदर में चेंज आएगा। क्योंकि यहाँ पर मेरे पास में सोर्स है, जो ऑब्जर्वर है वो एकदम स्टेशनरी पोजीशन पर है, तो मैं यहाँ पर वी नोट को यूज नहीं करूंगा। वीएस जो मेरे पास में है, अगर ये मेरे पास में सोर्स जो है, ध्यान से सुनना इस पॉइंट को, आपके क्वेश्चन बन सकते हैं कि सोर्स अगर ऑब्जर्वर से दूर जा रहा है तो आपको लेना उसका प्लस, और अगर मेरे पास में टुवार्ड्स आ रहा है तो आपको इसका यूज करना है माइनस। बस इतनी सी कहानी आप लोगों को ध्यान रखनी है कि ये प्लस माइनस कब यूज करने हैं। सोर्स दूर जा रहा है तो उसके लिए प्लस, और पास आ रहा है तो उसके लिए माइनस, यानी कि फ्रीक्वेंसी क्या होगी, बढ़ती हुई आ जाएगी, सीधी सी बात है। तो हमें उसको माइनस करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर को छोटा करना पड़ेगा। तो मैं लेता हूं पहले मेरे पास में किस सोर्स के लिए, फॉर ए के लिए मैं यूज करूं, यानी उसकी फ्रीक्वेंसी के अंदर में कितना चेंज आया, तो वी मेरे पास में जो जिस वेलोसिटी से मेरे पास में गिवन है वी प्लस क्या लूं मैं, बी सोर्स, ए सोर्स के लिए तो क्या आ रहा है मेरे पास में टुवार्ड्स आ रहा है, तो टुवार्ड्स आएगा तो यहां पर आपके पास में फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा वी नोट बाई 2 मेरे पास में हो गया, सॉरी अवे जा रहा है ना, ए सोर्स मेरे पास में दूर जा रहा है, तो मेरे पास कौन सा यूज करूं मैं, प्लस यूज करूंगा, तो ये मेरे पास में हो गया v डिवाइडेड बाई v प्लस में v/2 मेरे पास आ गया, और ये मेरे पास हो गया जो फ्रीक्वेंसी थी उसकी ओरिजिनल। अच्छा नेक्स्ट हम बात करें दूसरे सोर्स को लेकर, तो दूसरा सोर्स कौन सा है, बी सोर्स, तो वो भी अपनी एक फ्रीक्वेंसी जनरेट कर रहा होगा, वो फ्रीक्वेंसी जो चेंज आ जाएगी उसके कारण, किसके, बी के कारण में, तो वहां पर क्या होगा, स्टेशनरी है मेरे पास में कौन, ऑब्जर्वर, तो वी नोट की वैल्यू मेरे पास में 0। अब वो टुवार्ड्स आ रहा है तो यहाँ पर लोगे वी नोट बाई 2, और टोटल मेरे पास में फ्रीक्वेंसी जो साउंड की है वो मेरे पास में एफ है। दोनों इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को आप डिवाइड करेंगे, तो इक्वेशन और इक्वेशन 2 को डिवाइड करने के बाद में आपका जो आंसर बचेगा, इसको हम यहाँ पर सोल्व कर लेते हैं। इन दोनों को आप सोल्व करना भाई, और जो रिलेशन आप लोगों के पास में निकल के आएगा दैट विल बी इक्वल टू एफ ए बाई एफ ई बी, दैट विल बी इक्वल टू 1/3 आपके पास में आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर देखोगे कौन सा आंसर आपका राइट रहेगा। सो दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 110 का आपका राइट आंसर 1/3 रहेगा। तो ये हमारे 110 तक के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन था। आगे के सॉल्यूशन के लिए मैं एक और वीडियो लेके आऊंगा जिसके अंदर में अगले 10 क्वेश्चंस को और सोल्व करेंगे, और क्या अप्रोच आपको अपने पेपर के अंदर में रखनी है वो सारी चीजें आपको वहां से समझ में आ जाएंगी। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर में। कमेंट बॉक्स में आप मेरे को जरूर बताएं कि किस तरह के आपको लेक्चर्स लग रहे हैं, और जितने भी आपके भाई बंधु हैं जरूर उनको जुड़ने के लिए बोलिएगा। थैंक यू सो मच।